Hello champs, I welcome every one of you in this new video. I hope you all are fine and I'm fine too. आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारी क्लास 7 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1 और ये रहेगा हमारी पार्ट 2 बुक के चैप्टर्स, क्योंकि पार्ट 1 के जो चैप्टर्स हैं सोशल साइंस के वो हमने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं सारे चैप्टर्स एंड उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने ऑलरेडी बना दी है। ठीक है, अगर आप लोगों में से किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाइए प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए एंड सारी वीडियोस आपको मेरे इसी चैनल पर मिल जाएंगी। इस वीडियो में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे पार्ट 2 बुक का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ इंडियन फार्मिंग। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट रहेगा ये चैप्टर, बिकॉज यहाँ पे हम सारी चीजें जो भी रिलेटेड है फार्मिंग से वो हम डिस्कस करेंगे और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट रहने वाला है। अलॉन्ग विद दैट, अगर आपको इसके नोट्स और क्वेश्चंस और आंसर्स चाहिए जिसमें हम उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है क्लास 7 के नाम से, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाइए और लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। क्लास 7 से रिलेटेड ऑल अपडेट्स आई विल अपडेट देयर। ओके, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ट्रिक्स एंड नोट्स हैं, सब चीजें वहां पे I will upload. Okay, so let's start the video and don't skip the video. Watch the video completely. Thank you so much. Let's start the video. So I will suggest you guys to watch this video at 1.5x speed. Okay, so it will be a great learning experience then. Okay, तो चलिए बात करेंगे द स्टोरी ऑफ इंडियन फार्मिंग। इंडियन फार्मिंग किस तरीके से थी उसके बारे में आज बहुत ही ज्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे कृषि प्रसारा ने, ठीक है, कुछ कोट दिया है वो पढ़ लेते हैं। अ फार्मर हु लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ हिज कैटल विजिट्स हिज फार्म डेली हैज द नॉलेज ऑफ द सीजन्स। जो फार्मर क्या करता है, अपने कैटल, जो कैटल्स हैं, गाय है और भैंस है और जो भी उनके कैटल हैं, ठीक है, उनका ध्यान रखता है, उनके वेलफेयर के लिए काम करता है और अपने फार्म्स में डेली जाता है। उसके पास करेक्ट नॉलेज होती है सीजन्स की। ठीक है, उसके पास करेक्ट नॉलेज होती है सीजन्स की और वो केयरफुल होता है सीड्स के बारे में, इंडस्ट्रीज के बारे में। ठीक है, एंड इज रिवार्डेड विद हार्वेस्ट ऑफ ऑल काइंड्स एंड नेवर पेरिशेस। तो इसमें बताया गया है कि अगर एक फार्मर अच्छी तरीके से अपने कैटल का ध्यान रखे, अपने फार्म्स का ध्यान रखे, सीजन्स के बारे में पता हो, सीड्स के बारे में केयरफुल हो, इंडस्ट्रीज के बारे में केयरफुल हो, तो उसको रिवॉर्ड मिलता है इन टर्म्स ऑफ गुड हार्वेस्ट। अच्छी फसल उसको मिलती है और जो कभी खराब नहीं होती, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी सारी इमेजेस हैं जिसमें अलग अलग काइंड ऑफ फार्म एक्टिविटीज है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, एक फार्मर अपने सोविंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे सोविंग कर रहा है, यहाँ पे ट्रैक्टर चल रहा है, यहाँ पे आई थिंक चावल की फसल को लगाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक एक्टिविटी, यहाँ पे अलग एक्टिविटी, यहाँ पे, ठीक है, क्या कर रहे हैं लोग, गेहूं को निकाल रहे हैं। ठीक है, सो ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू फार्मिंग आर प्रेजेंट हियर। ठीक है, सबसे पहले आप लिखा प्लफिंग विद अ फील्ड ऑफ प्लफशेयर पुल्ड बाय ऑक्सन, अ फार्मर यूज्ड अ ट्रैक्टर, अ प्लफ ऑफ लैंड। ठीक है, वुमेन ट्रांसपोर्टिंग द राइस सीड्स, ट्रांसप्लांटिंग द राइस सीड्स, ट्रांसप्लांटिंग सीडिंग यूजिंग अ ट्रांसप्लांटर और सेपरेटिंग व्हीट from the stalk using a threshing machine and transporting vegetables on the Dal Lake Kashmir. Okay, so every information is given here. ठीक है, अब इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं जो पहले से हमें आइडेंटिफाई करके चलने चाहिए, अपने माइंड में रखने चाहिए, ताकि ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स हमें मिलते रहें। ठीक है, जैसे कि व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, फिर हाउ आर फार्मिंग, क्लाइमेट, सॉइल एंड वाटर इंटररिलेटेड। किस तरीके से जो फार्मिंग है, क्लाइमेट है, सॉइल है वो और वाटर है वो इंटर रिलेटेड कैसे है वो चीज। फिर थर्ड क्वेश्चन है कि हाउ कैन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, अब तो हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं बट हम पहले ट्रेडिशनल मेथड्स इस्तेमाल करते थे। ठीक है, जब हमारे पास बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो किस तरीके से ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस और जो कंटेम्प्रेरी वंस है वो कंप्लीमेंट करती हैं, एक दूसरे को सहायता करती हैं। ठीक है, इन बेटर ग्रोथ ऑफ हार्वेस्ट। ठीक है, तो ये सभी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट है। हम ये क्वेश्चंस के थ्रू थोड़ा अपना एक माइंड बना लिया है कि हाँ ये चीजें हमें फोकस करनी है। ठीक है, चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इंडियाज एग्रीकल्चरल लैंडस्केप। ठीक है, इंडियाज एग्रीकल्चरल लैंडस्केप। ठीक है, देखो जो फार्मिंग है और एग्रीकल्चर है ये ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन है ह्यूमन काइंड का। इट इज द ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन ऑफ ह्यूमन काइंड। कोई पूछे तो हाँ हमें पता है कि ये ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन है ह्यूमन काइंड का। ओके, ये पास करता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिसमें हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं।
उसमें फर्टिलाइजर और जो भी रिक्वायर्ड चीजें होती है वो डालते हैं। फिर कल्टीवेशन करते हैं प्लांट्स का बाय सोविंग द सीड्स। फिर हम क्या करते हैं, कभी कभी रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, अपने कैटल्स को चरवाने के लिए लेके जाते हैं, ठीक है। और अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं लाइफ स्टॉक में, हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। इन मैनी वेज द ग्रोइंग ऑफ ट्रीज एज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव फार्मिंग सिस्टम। अलॉन्ग विद दैट हम ट्रीज को भी ग्रो करते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके के पेड़, आम का पेड़ लगाना और जामुन का पेड़ लगाना, इस तरीके से काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव फार्मिंग सिस्टम का पार्ट है। इन सम एरियाज जो फार्मर्स होते हैं वो पिस्सीकल्चर को भी फॉलो करते हैं, ठीक है। इसको मार्क कर लेना चाहिए। जहां पे हम फिश रियरिंग करते हैं, यानी मछली पालन कहते हैं इसको, हम मछली पालन करते हैं। और रियर कुकून्स टू एक्सट्रैक्ट सिल्क थ्रेड, ठीक है। कुकून्स होते हैं, ठीक है, और उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ताकि सिल्क के रिलेटेड टेक्सटाइल हम बना सके, ओके। ये सब चीजें हम करते हैं। सो वेरी ब्रॉडली जो टर्म है एग्रीकल्चर, ये एनकम्पास करता है फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, रेजिंग लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर। तो हमें ये चीज याद रखनी है, ठीक है। हमें ये चीज याद रखनी है। कोई भी हमसे पूछे तो हमें पता होनी चाहिए एग्रीकल्चर क्या क्या एनकम्पास करता है। फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, रेजिंग लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री यानी पेड़ उगाना, और हॉर्टिकल्चर यानी अलग अलग तरीके के पौधे लगाना, ठीक है, जो हम कंज्यूम नहीं करते बेसिकली बट लगाते हैं, ठीक है। ओके, सो ये सब चीजें जो है एग्रीकल्चर का पार्ट है और ये सब कंसिस्ट करती हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है। यहाँ पे लिखा है द वर्ड एग्रीकल्चर कम्स फ्रॉम लेटिन एग्री, मतलब एग्रीकल्चर जो है वो लेटिन वर्ड से निकल के आया है, जिसमें एग्री जो है उसका मीन्स होता है फील्ड, ठीक है। एग्री का मतलब होता है फील्ड और कल्चर का मीन होता है कल्टीवेट, यानी वो फील्ड जो आप कल्टीवेट करते हो, ठीक है। बेसिकली मतलब होता है एग्रीकल्चर का। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लासिफाई करा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है एज एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी एक्टिविटीज एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उसको क्लासिफाई किया है एज एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज, ठीक है। ये चीज हमें पता है, ठीक है। सो ब्रॉडली दिस इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ एलाइड एक्टिविटीज, ओके। बी कीपिंग यानी जिसमें हम मधुमक्खियों का पालन करते हैं, ठीक है, एपीकल्चर कहते हैं। पिसिकल्चर किसको कहते हैं, इसमें फिश पालन करते हैं, ठीक है, फिश को कह सकते हैं फिश कीपिंग करते हैं या बी कीपिंग करते हैं। फिशरीज हो गया, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, प्रिपेयरिंग सिल्क यार्न एंड फाइबर प्रोडक्शन सच एज कॉटन एंड हेम्प, ठीक है। ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। फिर अब यहाँ पे डेटा दिया हुआ है कि अ लिटिल ओवर 18% ऑफ द कंट्रीज टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर, इसको हम जीडीपी कहते हैं, कम्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये डेटा याद रखना है कि कह सकते हो 18% जो इंडिया की जीडीपी है, ठीक है, वो कहाँ से आती है वो एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज से, ठीक है। ये डेटा याद रखना है। और अप्रोक्सीमेटली 46% ऑफ जो इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, एंगेज इन एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज अपने लाइवलीहुड के लिए। तो ये डेटा है 2022-23 का, ठीक है। ये याद रखना है, क्वेश्चन आ गया तो यहाँ से मिस आउट नहीं होना चाहिए। खाली डेटा याद रखो कि 18% है जो जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर, और 46% ऑफ द वर्क फोर्स जो है इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन वो है काम करती है एग्रीकल्चर में, ठीक है। लार्ज पोर्शन ऑफ फैमिलीज, जो इंडिया की फैमिलीज हैं, परिवार हैं इंडिया के, वो क्लोजली कनेक्ट हैं अपनी जमीनों के साथ, लैंड के साथ, इन वन वे और अनदर, एंड इन मैनी केसेस हैव बीन कल्टीवेटिंग इट फॉर जनरेशंस। जैसे कि काफी लोग हैं जो अपनी जमीनों को खेती करने के लिए दे देते हैं बट वो रहते शहर में है और कोई काम में इन्वॉल्व है। तो ये कह सकते हैं कि काम कुछ और कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर में है बट कनेक्टेड है एग्रीकल्चर से, ठीक है, इन सम वे और द अदर फॉर जनरेशंस, ठीक है। तो फार्मिंग एक्टिविटीज आर ऑफ कोर्स एसेंशियल फॉर नर्चरिंग एंड सस्टेनिंग द ह्यूमन पॉपुलेशन। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि जो फार्मिंग एक्टिविटीज हैं वो जरूरी है, क्योंकि वहां से हमें फूड मिलता है, नर्चरिंग होती है हमारी, और हमारी जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो सस्टेन इसी वजह से कर पा रही है, बिकॉज ऑफ फार्मिंग, ठीक है। तो सेक्शन आ गया थिंक अबाउट इट। इसमें क्या है, व्हेन यू रीड और हियर द वर्ड फार्मर, जब भी आप फार्मर वर्ड सुनते हो, व्हाट डू यू विजुअलाइज, आप क्या विजुअलाइज करते हो अपने माइंड में। जैसे आपने फार्मर वर्ड सुना, आप क्या विजुअलाइज कर रहे हो। तो काफी लोग जो है इमेजिन करते हैं एक मैन को, अ मैन, ठीक है, नॉट अ वुमन, अ मैन। हाउएवर रूरल एरियाज में यानी गांवों के क्षेत्रों में मोर देन 75% ऑफ जो पीपल जो वर्क कर रही हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में वो वुमेन्स हैं। 2025 का डेटा है। More than 75% of the working population there in the rural areas in Indian farming are women, ठीक है। तो they perform most of the farming operations like sowing, बीज बोना, हार्वेस्टिंग कटाई करना, एंड थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है, रिमूविंग द एडिबल ग्रेन फ्रॉम द स्ट्रॉ और हस्क मैनुअली और यूजिंग अ मशीन।
जैसे कि हम गेहूं निकालते हैं ना, गेहूं में से वो दाने निकालते हैं, मतलब जो गेहूं की वो होती है फसल, उसमें से जब दाने निकालते हैं उसको हम, उस प्रोसेस को हम थ्रेसिंग कहते हैं, ठीक है। सो इंडिया का जो एग्रीकल्चरल लैंडस्केप है ये काफी ज्यादा वाइब्रेंट है, और यहाँ पे ट्रेडिशनल और मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं, काफी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे अभी भी हम ट्रेडिशनल वे ऑफ फार्मिंग मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल वे ऑफ फार्मिंग मेथड्स को हम इस्तेमाल करते हैं और काफी ज्यादा हेल्पफुल भी रहते हैं, जिसमें हम डाइवर्स क्रॉप, अलग अलग तरीके की क्रॉप उगाते हैं। डीप रूटेड कल्चरल ट्रेडिशंस से हम लिंक हैं, क्योंकि गांव के लोग जो हैं अपने कल्चर से, अपनी सभ्यता से लिंक होते हैं बहुत ज्यादा। फ्रॉम द गोल्डन व्हीट फील्ड्स ऑफ पंजाब, यानी पंजाब में सबसे ज्यादा व्हीट की खेती होती है, ठीक है, टू द सैफरन वैली ऑफ कश्मीर, जहां पे सैफरन उगाया जाता है, ठीक है। द लश टी गार्डन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जहां पे हम चाय उगाते हैं, ठीक है, नीलगिरीज। एंड द एमरल्ड पैडी फील्ड्स ऑफ केरला, जहां पे हम चावल उगाते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर हैज लॉन्ग बीन फंडामेंटल पार्ट ऑफ द नेशंस हिस्ट्री। तो ये जो जो एरिया है ये थोड़ा मार्क कर लो कि गोल्डन व्हीट जो है कहाँ पे, पंजाब में, सेफरन जो है कश्मीर में, टी गार्डन्स कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में और द नीलगिरीज, और जो एमरल्ड पैडी फील्ड्स हैं वो कहाँ पे, हमारे केरला में, ठीक है। तो एग्रीकल्चर का एक लॉन्ग फंडामेंटल पार्ट है, वो नेशन की आइडेंटिटी को बताता है, ठीक है। ओके, सो ये एक एक्टिविटी है, इसको जरूरत नहीं है, आप देख लेना इसको, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। यू मे हैव रीजन, जैसे कि ग्रोइंग क्रॉप्स हैं, ये डिपेंडेंट होती हैं काफी सारे फैक्टर्स पे। जो भी क्रॉप हम उगाते हैं वो काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है, जैसे कि वहां की मिट्टी कैसी है, वहां का क्लाइमेट कैसा है, वहां पे पानी की अवेलेबिलिटी कितनी है, वहां पे टेरेन कैसा है, माउंटेन है, प्लेन एरिया है, प्लेट्यू है, डेजर्ट है, कोल्ड क्लाइमेट है, मतलब ये सभी चीजें देखनी पड़ती हैं कि आप वहां पे कौन सी सूटेबल क्रॉप उगा सकते हो। तो स्टोरी जो है फार्मिंग की इज देयरफॉर लिंक्ड टू दीज फैक्टर्स, ये सभी फैक्टर्स को हमें माइंड में रख के चलना पड़ता है, ठीक है। सो वी विल लुक एट सम ऑफ दीज फैक्टर्स इन दिस चैप्टर, बट बिफोर दैट नीड टू गो बैक अ लिटिल इन टाइम, ठीक है। सबसे पहले हम कुछ पास्ट की बात कर लेते हैं, पास्ट में किस तरीके से फार्मिंग प्रैक्टिसेस होती थी, ठीक है, वो करते हुए हम अपने मॉडर्न इंडिया की तरफ आएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इकोज ऑफ द पास्ट। इकोज ऑफ द पास्ट यानी कि स्टोरी ऑफ इंडियन फार्मिंग, जो प्री हिस्ट्री यानी जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं उसके पहले से जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस है वो चली आ रही हैं, जिसमें आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस के द्वारा हमें पता चला है कि कैसे फार्मिंग प्री हिस्ट्री टाइम पे होती थी, जब पत्थर इस्तेमाल करते थे लोग, हंटिंग एंड गैदरिंग इकोनॉमी थी तब से। तो वो शो करती है प्रेजेंस ऑफ राइस ग्रेन्स इन द गंगा प्लेन। शो करते हैं कि 7th और 8th मिलेनियम बीसी में, 7th और 8th मिलेनियम बीसी में देखा गया है कि जो गंगा नदी के किनारे वाली जगहें हैं, प्लेन्स हैं, वहां पे हमें राइस के, कह सकते हो, वो मिले हैं, अवशेष मिले हैं, ठीक है। ओके, राइस ग्रेन्स मिले हैं हमें, ठीक है। तो some expert have however pointed out that this need not mean that rice cultivation was already systematic, that may have been take a more millennia to be mastered। और कह सकते हैं कि राइस कल्टीवेशन काफी साल पहले से हो रहा है, एंशियंट हिस्ट्री से ही जो कल्टीवेशन है राइस का वो हो रहा है, बट उसको मास्टर, टेक्निक को मास्टर हमने कब किया, मॉडर्न फार्मिंग के अंदर किया। यानी कि ज्यादा क्रॉप्स को उगा पाना, मतलब ज्यादा ईल्ड को उगा पाना इन द सेम एरिया ऑफ लैंड, ठीक है। तो ये चीज हम धीरे धीरे मास्टर कर पाए हैं। मेहरगढ़ एक हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल साइट है, मेहरगढ़, ठीक है, जो कि बलूचिस्तान में है। साइट एंटीसीडेंट टू द सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। सिंधु रिवर, मतलब कह सकते हो सिंधु, इंडस रिवर एंड सरस्वती रिवर की जो सिविलाइजेशन वाला एरिया है, वहां से जो मेहरगढ़ है वो वहां से कह सकते हैं इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है, जहां पे हमें कल्टीवेशन ऑफ बार्ले, किसके, बार्ले और मिलेट्स, ठीक है, बार्ले और मिलेट्स के हमें क्या मिले हैं, कह सकते हो एविडेंसेस मिले हैं। इज ऑल्सो डेटेड टू द 7th मिलेनियम बीसीई, ठीक है, 7 मिलियन ईयर्स अगो। ओके, लेटर जो बार्ले है और वीट है, बार्ले और वीट है वो द स्टेपल क्रॉप। कौन सी क्रॉप है वो, स्टेपल क्रॉप, जो कि रोज लोग खाते हैं ऑफ द हरप्पन्स, यानी हरप्पन्स जो थे, हरप्पन पीपल्स वो कंज्यूमिंग डेली द बार्ले एंड द मिलेट्स। कुछ हरप्पन साइट्स में हमें प्रेजेंस ऑफ राइस भी मिला है इन द 3rd मिलेनियम बीसीई, ठीक है। 3rd मिलेनियम बीसीई में हमें कुछ जगह पे हरप्पन सिविलाइजेशन के अंदर ही राइस के एविडेंसेस भी मिले हैं, ठीक है, एटलीस्ट इन सम रीजन्स अपार्ट फ्रॉम मिलेट्स एंड सेवरल सम ऑफ काइंड ऑफ वेजिटेबल्स आल्सो, ठीक है। तो वेजिटेबल्स के और ये सब के चीजें को हमें अवशेष एविडेंसेस मिले हैं, ओके, ठीक है। सो ओवर द टाइम क्या हुआ, ठीक है, धीरे धीरे टाइम में हिस्ट्री के साथ क्या हुआ, फार्मर्स लर्न टू कल्टिवेट ऑयल सीड्स, जैसे कि सीसम,
सेफ्लावर, लिंसीड, मस्टर्ड एंड कैस्टर। ये जो हम ऑयल्स इस्तेमाल करते हैं घरों में, ठीक है, ये सब का जो कल्टीवेशन है उसको हम ऑयल सीड्स कहते हैं। तो ऑयल सीड्स का कल्टीवेशन फार्मर्स ने ओवर द टाइम मास्टर किया, ओवर द टाइम सीखा कि किस तरीके से सीड्स का कल्टीवेशन, ऑयल सीड्स का कल्टीवेशन हमें करना है। फिर लेग्यूम्स, दालें यानी ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, फेन्यूग्रीक, फाइबर क्रॉप जैसे कि कॉटन, हेम्प, जूट, और कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जैसे ग्रेप्स, डेट्स, जुजूब, जैक फ्रूट, मैंगो, मलबेरी एंड ब्लैक प्लम। ठीक है, ये सभी चीजें हम फार्मर्स ने धीरे धीरे मास्टर करी, मतलब कल्टीवेशन में इन सब चीजों को धीरे धीरे मास्टर किया। ठीक है, हमें कुछ मिस आउट नहीं करना है, जैसे कि यहाँ पे वेदास जो है वो मेंशन करते हैं यवा। जो हमारे वैदिक टेक्स्ट है वहां पे यवा वर्ड मेंशन है जो बार्ले को डिनोट करता है। फिर गोधुमा जो है वो व्हीट को डिनोट करता है, और वृथि जो है राइस को डिनोट करता है। तो ये आ सकता है आपके एग्जाम में कि वेदास में यवा जो है बार्ले है, गोधुमा जो है व्हीट है, और व्रीहि जो है वो राइस है। ओके, एज वेल एज क्रॉप्स लाइक सीसम, ब्लैक ग्राम एंड वेरियस टाइप्स ऑफ पल्सेस एंड लेग्यूम्स आर, कह सकते हो, मेंशन्ड इन द वेदास। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग टू और मोर डिफरेंट क्रॉप साइमल्टेनियसली। मतलब एक लैंड है हमारे पास, ठीक है, तो इतनी लैंड में हम कोई क्रॉप उगा रहे हैं, इतनी लैंड में कोई क्रॉप उगा रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सीजन। जो सीजन है उस सीजन में अलग अलग क्रॉप उग सकती हैं, तो उसको कहेंगे इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, जब हम दो से ज्यादा क्रॉप्स एक फील्ड में उगाते हैं तो उसको आप कहेंगे इंटरक्रॉपिंग। ओके, तो यहाँ पे लिखा है, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है ना इंटरक्रॉपिंग, यहाँ पे एक सेकंड, इंटरक्रॉपिंग एट द हरप्पन साइट ऑफ कालीबंगन, राजस्थान, अराउंड 2800 BCE। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग कहाँ पे? हरप्पन साइट ऑफ कालीबंगन, ठीक है, राजस्थान में जो है 2800 BCE के अंदर ये होती थी। और ये एविडेंस मिला है बाय परपेंडिकुलर फरोज बॉटम, द सेम प्रैक्टिस कंटिन्यूइंग इन 1960s अराउंड 4800 ईयर्स लेटर। ठीक है, तो 1960s के अंदर भी ये चीजें होती थी इंटरक्रॉपिंग वाली। ओके, यहाँ पे जैसे दिखी हुई है इस लाइन में, इस लाइन में, इस लाइन में, ये होती है इंटरक्रॉपिंग। ओके, यहाँ पे भी देख सकते हो आप एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरक्रॉपिंग, ग्रोइंग शुगर केन अलॉन्ग विद पंपकिन। ठीक है, शुगर केन उगा रखी है अलॉन्ग विथ पंपकिन। ओके, इस यहाँ पे शुगर केन और पंपकिन। ठीक है, मुझे खुद कंफ्यूजन हो रहा है, बट हाँ ऐसे ही है कुछ। ओके, बट ये इंटरक्रॉपिंग है, यहाँ पे एग्जाम्पल प्रॉपरली दिया हुआ है। ठीक है, दिस पीरियड ऑल्सो सो द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। कौन सा पीरियड? हड़प्पन्स का और ये सब जो टाइम पीरियड था, वैदिक पीरियड। यहाँ पे हम एनिमल्स को अपना मतलब पालतू जानवर करना, मतलब पालना, जानवरों को पालना, डोमेस्टिकेशन बहुत कॉमन था। जैसे कि कैटल को, एस को, शीप को, गोट, डॉग, पिग, फॉल एंड अदर एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड फ्रॉम द प्री अर्बन फेज ऑफ द सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन अराउंड 3500 BCE। ओके, तो ये डेटा याद रखना है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी था सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। ठीक है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है बेसिकली उसी को हम कहते हैं सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। और यहाँ पे अलग अलग काइंड ऑफ एनिमल्स को वी वर डोमेस्टिकेटिंग। ठीक है, ओके, और टाइम पीरियड था 3500 BCE। तो हिस्टोरिकल पीरियड में एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट जो है काफी ज्यादा, कह सकते हो, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट एग्रीकल्चर। कौटिल्य, चाणक्य जो है सेम नेम है दोनों। कौटिल्य जी ने अपनी बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। ठीक है, हमने काफी बार डिस्कस भी किया है। तो संगम लिटरेचर, एक तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र और एक संगम लिटरेचर जो, तो तमिल लिटरेचर्स भी कहते हैं, अर्ली तमिल्स। फिर अमरकोश, फिर कृष्ण पराशर, फिर वरामिहिर्स, बृहत संहिता। ठीक है, एंड सुरपालास वृक्ष आयुर्वेदा। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नेम है, बट आप पढ़ोगे धीरे धीरे रिकॉल होने लगेंगे। ये सभी जो एंशिएंट टेक्स्ट हैं, ठीक है, लिखे गए हैं काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज द्वारा, वो सब बताते हैं हमारे को अबाउट द एग्रीकल्चर और अदर कंटेनिंग राइटिंग्स ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड प्लांट बायोडाइवर्सिटी। कुछ टेक्स्ट तो ऐसे भी हैं जो रेफर करते हैं रियरिंग एंड केयरिंग ऑफ एनिमल्स ऑल्सो। ठीक है, ये सब चीजें ऑलरेडी मेंशन्ड है टेक्स्ट में। फिर सुरपालास वृक्ष आयुर्वेदा, सुरपालास जो वृक्ष आयुर्वेदा, जो भी एक बुक हमने नेम रीड किया था, ये प्रोवाइड करती है रिकमेंडेशंस। किस चीज की रिकमेंडेशंस? ऑन सीड प्रिपरेशन, यानी बीज को हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, फिर सॉइल को कल्टीवेट कैसे करेंगे, सॉइल कल्टीवेशन मेथड्स, डिफरेंट डिफरेंट प्लांटिंग टेक्निक्स। ठीक है, एंड मोर। जैसे कि सीड्स को अगर आप स्प्रिंकल कर दो दूध के साथ विद मिल्क, और रब्ड विद काउ डंग, और ड्राइड एंड प्रोफ्यूसली स्मीयर्ड विद मक्सिका, ठीक है, हनी एंड बिदंग, फॉल्स ब्लैक पेपर,
डेफिनेटली स्प्राउट, तो वो मतलब स्प्राउट होगा ही होगा, यानी उसमें से प्लांट उगेगा ही उगेगा। तो ये प्रोसेस है, ये मेथड बताया उन्होंने कि अगर ये प्रोसेस फॉलो करते हैं तो ऐसा होगा। ये कहाँ पे लिखा है? सुरपालास वृक्ष आयुर्वेदा में, ठीक है, आयुर्वेदा ऑफ ट्री, ठीक है, वृक्षा आयुर्वेदा, आयुर्वेदा ऑफ ट्री। ओके। ऑन वाटरिंग ऑफ ट्रीज, जब हम पानी देते हैं पेड़ को, न्यूली प्लांटेड ट्रीज इन एरिड लैंड, जो जगह सूखी थी अभी तक, वहां पे भी प्लांट उगते हैं और वहां पे पानी देना चाहिए हर मॉर्निंग में एंड इवनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 15 डेज अंटिल द सॉइल इज फुल्ली सोक्ड। जब मिट्टी के अंदर प्रॉपरली पानी की मतलब पानी आ जाएगा और वो थोड़ी नमी आ जाएगी, पानी में सोक्ड हो जाएगी, उसके बाद प्रॉपरली हम कह सकते हैं कि वहां पे प्लांट जो है स्प्राउट करेंगे। ओके। फर्दर रिकमेंडेशंस इंक्लूड इरिगेशन मेथड्स, किस तरीके से पानी देना है, ठीक है, फॉर अदर टाइप्स ऑफ सॉइल्स। फिर बृहत संहिता, जो बृहत संहिता एक बुक है, वो डिस्क्राइब करती है मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग, जो आज भी यूज होता है। ग्राफ्टिंग क्या होता है? अ टेक्निक दैट जॉइंस वन प्लांट विद अनदर टू ग्रो एज अ सिंगल प्लांट, एनेबलिंग द कंबाइनिंग ऑफ डिजायरेबल ट्रेट्स लाइक रेजिस्टेंस टू पेस्ट और स्वीटनेस ऑफ द फ्रूट, ठीक है। तो मान लो कोई एक प्लांट है, ठीक है, फ्लावर है, और उसकी एक ब्रांच है, इसको कट करके यहाँ पे हमने कोई और प्लांट जोड़ दिया, उसको बांध दिया अच्छे से मिट्टी के साथ, तो होगा क्या? यहाँ पे एक नया प्लांट उगने लगेगा, जो इसकी ट्रेट्स होंगे और ये जो प्लांट होगा ऑलरेडी उसके ट्रेट्स होंगे, दोनों के ट्रेट्स मिलकर एक नया प्लांट उगेगा। तो दिस मेथड इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग, ठीक है, दिस मेथड इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। और इसका जो मेंशन है वो बृहत संहिता में मेंशन्ड ऑलरेडी है। So from the types of plants, animals, soils, climates to the methods of irrigation, we will मतलब we find wealth of information, हमें काफी ज्यादा information मिलती है about the knowledge and practices जो हमारे ancestors, हमारे पूर्वज बताते थे एग्रीकल्चर के बारे में इन देयर टेक्स्ट। ओके। हमने बात कर ली एंशिएंट टाइम्स में जो हिस्टोरिकल एविडेंस है, जिसमें हमने इकोज ऑफ द पास्ट में सारी चीजें कवर करी। वैदिक टेक्स्ट कैसे कैसे क्या क्या कहते थे, और हमारी जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट थे, कौटिल्य की अर्थशास्त्र, बृहत संहिता, वृक्ष आयुर्वेदा, सुपालास की, तो ये सभी बुक्स में काफी सारी चीजें मेंशन्ड है एग्रीकल्चर के बारे में, ग्राफ्टिंग टेक्निक्स के बारे में। और हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी काफी ज्यादा चीजें होती थी, वो हमने ऑलरेडी रीड कर लिया। नाउ वी विल रीड द क्लाइमेट, सीजन्स एंड क्रॉप्स, व्हाट ग्रोज वेयर एंड व्हेन, यानी कि कौन सी क्रॉप कौन से क्लाइमेट में उगती है, कौन से सीजन में उगती है, और कौन से सब प्लेस है जहां पे उसको उगाना चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा एस्पेक्ट, इसको भी हमें बहुत अच्छे से करना है। तो इंडिया हैज वेराइड जियोग्राफी, इंडिया की ज्योग्राफी बहुत वेराइड है, बहुत अलग अलग तरीके की चीजें यहाँ मिलती हैं। क्लाइमेट इन्फ्लुएंस है, अलग अलग चीजें, माउंटेन्स भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं, प्लेन्स भी हैं, डेजर्ट भी है, रिवर्स भी हैं, काफी सारी चीजें हैं। उसके साथ हमारा क्लाइमेट इन्फ्लुएंस भी डिफरेंट डिफरेंट है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। तो वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जो है डिफरेंट रीजन्स में ग्रो हो सकती हैं एट वेरियस टाइम्स ऑफ द ईयर, ठीक है। दिस सेक्शन एग्जामिन्स इंडियाज क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी, तो इस सेक्शन में हम इंडिया की जो क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी है उसके ऊपर फोकस करेंगे। द प्राइमरी क्रॉपिंग सीजन्स, की कौन कौन से ऐसे प्राइमरी क्रॉपिंग सीजन हैं, फिर क्या रोल है मॉनसून का कंट्री की एग्रीकल्चर में, ये सब चीजें कवर होंगी इस वीडियो, मतलब इस वाले पोर्शन में, ठीक है। ठीक है, तो इन द वर्ड्स ऑफ ज़ुआनज़ैंग, एक चाइनीज पिलग्रिम थे, यहाँ पे आए थे। पिलग्रिम यानी कि जो कह सकते हो तीर्थ करने आते हैं, तो तीर्थ करने आए थे, ट्रेवलिंग इन इंडिया इन द 7th सेंचुरी, ज़ुआनज़ैंग जो थे। एंड यू विल मीट हिम लेटर इन दिस बुक ऑल्सो, मतलब ऑलरेडी इन दिस बुक में इनके बारे में मेंशन और जगह पे होगा। तो क्लाइमेट और द क्वालिटी ऑफ सॉइल बीइंग डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, वो बताते हैं जो क्लाइमेट है और जो क्वालिटी ऑफ सॉइल है, जो क्लाइमेट है और जो क्वालिटी ऑफ सॉइल है वो डिफरेंट है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कह सकते हो किस वजह से, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, सिचुएशन कैसी है। द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड इन इज वेरियस इन इट्स कैरेक्टर, ठीक है, जो प्रोड्यूस हो रही है डिफरेंट डिफरेंट लैंड्स पे वो अलग अलग तरीके की होती है। द फ्लावर्स एंड द प्लांट्स, जो फ्रूट्स एंड ट्रीज हैं डिफरेंट काइंड्स के, हैव डिस्टिंक्ट नेम्स, उनके नाम भी अलग अलग हैं। ओके, ये चीज हमें देखने को यहाँ मिलती है। So this was a sharp observation of India's climatic diversity. In part 1 of this textbooks, we introduced 7 different types of climates in India. तो हमने एल्पाइन की बात करी थी, हिमालयस, हमने पार्ट 1 वाली जो बुक थी उसमें ऑलरेडी कवर किया हुआ है। एल्पाइन जो होते हैं वो हिमालयस में होते हैं, टेम्परेट का होते हैं लोअर हिमालयस में, सब ट्रॉपिकल जो होते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में, एरिड जो होता है जैसे डेजर्ट एरिया, जैसे थार डेजर्ट राजस्थान में, ठीक है। ट्रॉपिकल वेट, थोड़ा गीला क्षेत्र बट ट्रॉपिकल एरिया, जो वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप, ठीक है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब एरिया। सेमी एरिड, जो आधे डेजर्ट है, जैसे कि डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, सौराष्ट्र वाला रीजन, महाराष्ट्र वाला रीजन। और ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडिया एंड द सदर्न पेनिनसुला, ईस्टर्न इंडिया एंड द
सदर्न पेनिनसुला। ठीक है, तो ये सभी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स हैं, टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स हैं, मतलब डिफरेंट रीजन्स में टाइप्स ऑफ क्लाइमेट कैसा है वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ठीक है, सो ये पार्ट 1 में ऑलरेडी कवर किया, अगर नहीं किया तो जाके एक बार आप वीडियो देख लेना। सो ईच ऑफ दीज एरिया जो है रिसीव करते हैं डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ सनशाइन एंड रेनफॉल। तो अकॉर्डिंग मतलब अकॉर्डिंगली जितनी सनशाइन है, जितना रेनफॉल है, उसके अकॉर्डिंग ही क्रॉप उगाई जाती है, उसके अकॉर्डिंग ही कौन सी क्रॉप उगानी है। क्या होता है, हर क्रॉप को सेम अमाउंट ऑफ वाटर, सेम अमाउंट ऑफ सनशाइन नहीं चाहिए होती, कुछ क्रॉप्स को ज्यादा सनशाइन, ज्यादा वाटर चाहिए होता है, उसको कम। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हम क्रॉप उगाते हैं। ठीक है, तो एक्सपीरियंस करता है वेरिएशन इन द टेम्परेचर अक्रॉस द सीजन्स एंड इज अफेक्टेड डिफरेंटली बाय द मॉनसून। ओके, सो इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। इंडिया को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, यानी एग्रीकल्चर बेस्ड ऑन द क्लाइमेट, एग्रीकल्चर बेस्ड ऑन द क्लाइमेट, ऐसे जोन्स 15 हैं इंडिया में। ठीक है, ओके, जो ओवरऑल इंडिया के एग्रीकल्चर को कवर करते हैं। तो इन सिंपल टर्म्स जो क्लाइमेट के फैक्टर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल है, टेरेन है, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है, वो कंबाइन है टू क्रिएट दीज कैटेगरीज, टू कंबाइन है टू क्रिएट दीज कैटेगरीज। दिस कैटेगराइजेशन जो है हेल्प करता है गवर्नमेंट को और अदर एजेंसीज को कि वो आइडेंटिफाई कर पाए कि मतलब आइडेंटिफाई कर पाए और प्लान कर पाए, अप्रोप्रिएट एक्शंस ले पाए टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, कि किस तरीके से एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा। What, when, how to grow different crops, what, when, how to grow different crops, ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर पाए। ठीक है, तो फ्यू एग्जांपल्स हैं एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स के, जैसे कि अपर गैंगेटिक प्लेन रीजन, ठीक है, सदर्न प्लेट्यू एंड हिल्स रीजन, वेस्टर्न ड्राई रीजन। तो ये कुछ रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है, ऐसे 15 हैं, बट अब यहाँ पे 3 के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, सो बात करते हैं मॉनसून की और एग्रीकल्चर की। ठीक है, किस तरीके से मॉनसून आता है और किस तरीके से उसका इंपैक्ट जो है एग्रीकल्चर पे होता है, ये चीज भी हमें पता होनी चाहिए। अब आप सोचोगे सर आपने सारे के सारे 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स क्यों नहीं बताए, बिकॉज वो रेलिवेंट नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स हैं काफी आपको मतलब बताने के लिए आपको है कि आप समझ सको कि क्या कैसे कैसे नेम होते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऐसे एरिया हैं, बस इतना बताने के लिए। ठीक है, जो रेलिवेंट होगा हम वो कवर करेंगे। ठीक है, तो मॉनसून और एग्रीकल्चर की अब हम लोग बात कर लेते हैं। सो द इंडियन मॉनसून सिस्टम क्या है, इंडियन मॉनसून सिस्टम इज अ की फैक्टर। किस चीज में की फैक्टर, कंट्री की एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी में, कंट्री की एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी में। किस तरीके से, क्योंकि ये रेनफॉल लाता है, विच इज वाइटल फॉर मैनी क्रॉप्स। काफी ऐसे क्रॉप्स हैं जिनको जरूरत होती है पानी की, राइस को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है, तो इट इज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल। ठीक है, तो इंडिया जो है एक्सपीरियंस करता है साउथ वेस्ट मॉनसून एंड नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। ठीक है, अगर मैं छोटा सा मैप बनाऊं इंडिया का, ठीक है, जल्दी जल्दी बनाऊंगा, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ये हमारा इंडिया है। ठीक है, तो इंडिया में आता है एक साउथ वेस्ट मॉनसून जो इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है ये मॉनसून, और एक होता है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, जो साउथ वेस्ट मॉनसून जब ओवर हो जाता है पीरियड, उसके बाद आता है हमारा नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ होता है। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ मॉनसून पीरियड्स आर देयर इन इंडिया। ठीक है, एंड इट स्टार्ट फ्रॉम जून एंड एंड टिल अक्टूबर। ओके, ये टाइम पीरियड बेसिकली रहता है साउथ वेस्ट मॉनसून के जाने का और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून के आने का। ओके, refer to chapter climates of India in part of this text books। तो पार्ट 1 में हमने क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया क्या है, उसमें मैंने रेनफॉल पैटर्न को, साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है डिटेल में। ठीक है, जाके आप वो प्रॉपर देखना। तो जो साउथ वेस्ट मॉनसून है वो रेन लाता है जून से लेकर सितंबर तक। ठीक है, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स आर फ्रॉम जून टू सितंबर। ठीक है, और ये क्रूशियल होता है फॉर द सीजनल ग्रोथ ऑफ खरीफ क्रॉप्स, सीजनल ग्रोथ ऑफ खरीफ क्रॉप, जैसे कि राइस इन द नॉर्दर्न एंड द सेंट्रल इंडिया। ठीक है, जैसे कि राइस जो है एक खरीफ क्रॉप है। ठीक है, तो उसकी ग्रोथ के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून प्रिवेल्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। ठीक है, द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून प्रिवेल्स होता है अक्टूबर से दिसंबर।
तो जो मैंने अक्टूबर नवंबर बोला था वो बेसिकली दिसंबर तक होता है। कुछ अमाउंट ऑफ रेन दिसंबर में दिखती है, बट बहुत ही लिमिटेड होती है, ठीक है, बहुत ही लिमिटेड होती है दिसंबर तक। अक्टूबर के एंड तक या नवंबर के स्टार्टिंग तक प्रॉपर पूरा साइकिल जो है ओवर हो जाता है। दिस ब्रिंग्स रेनफॉल टू द ईस्ट एंड साउथ ऑफ इंडिया। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है वो ईस्ट और साउथ में रेनफॉल लाता है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, अगर मैं इसमें डिस्कस करूंगा तो वीडियो थोड़ा थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर इज ऑलरेडी वेरी वेरी लॉन्ग, ठीक है। तो आप जाना उस वीडियो को वहां से देख लेना। जो कोस्टल रीजन्स हैं हमारे, जो हमारे समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र हैं, इंक्लूडिंग जो मालाबार है केरला में, फिर कोरोमंडल कोस्ट है तमिलनाडु में, प्लेन्स हैं, वो रिसीव करते हैं रेनफ्लॉम फ्रॉम बोथ द साउथ वेस्ट एंड द नॉर्थ ईस्ट मानसून। यानी कि जो तमिलनाडु का कोस्ट है कोरोमंडल कोस्ट, और जो हमारा माराबल कह सकते हो मलाबार कोस्ट है केरला का, वो बोथ साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स को फेस करते हैं, ठीक है। जो रेन होती है इन दोनों मॉनसून पीरियड से, जो रेन होती है इन दोनों मॉनसून पीरियड से, उससे क्या होता है, फार्मर्स जो है साउथ में वो ग्रो कर सकते हैं क्रॉप्स ड्यूरिंग द पीरियड इन बिटवीन ऑल्सो। दिस इज ड्राई सीजन फॉर फार्मर्स इन नॉर्थ इंडिया हु डिपेंड ऑन अदर सोर्सेज वाटर लाइक ग्राउंड वाटर, वाटर फ्रॉम रिवर्स, कैनाल्स एंड पॉन्ड्स एंड मॉइस्चर रिटेन इन द सॉइल टू एनेबल इंश्योर इरिगेशन फॉर देयर क्रॉप्स। होता क्या है कि और क्षेत्रों में जो लोग जो फार्मर्स होते हैं, क्योंकि रेनफॉल हर जगह तो नहीं पहुंच सकती, तो वहां पे जब रेनफॉल पीरियड नहीं होता, यानी जब हमारा रबी सीजन होता है, तो उस टाइम पे जो पानी की जरूरत होती है वो पूरी की जाती है थ्रू इरिगेशन। इरिगेशन किस तरीके से, ग्राउंड वाटर का पानी, जमीन का पानी यूज करते हैं, या रिवर्स का पानी यूज करते हैं थ्रू कैनाल इरिगेशन, ठीक है, पॉन्ड्स का पानी यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्टेट्स जैसे तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, वो जनरली राइस ग्रो करते हैं थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल, ऑन अकाउंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फ्रॉम द मानसून। बिकॉज मानसून यहाँ पे दो बार होता है, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स भी यहाँ पे आती हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स भी यहाँ पे आती हैं। इस वजह से ये एरियाज थ्रू आउट द ईयर राइस का कल्टीवेशन करते हैं, पैडी का कल्टीवेशन करते हैं, और इरिगेशन से भी काफी ज्यादा पानी इस्तेमाल होता है यहाँ पे। बिकॉज तमिलनाडु इज अ वाटर शॉर्टेज एरिया, मतलब वाटर की कमी होती है, इसलिए वो ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं रेनफॉल पे, ओके, वो ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं रेनफॉल पे। ये चीज हम क्लियर कर चुके हैं। या ये जो फील्ड है ये है इरिगेटेड क्रॉप ऑफ पीनट्स इन साउथ इंडिया, ठीक है, इरिगेटेड क्रॉप ऑफ पीनट, ठीक है। तो ये इरिगेटेड मतलब पीनट की क्रॉप हुई हुई है यहाँ पे साउथ इंडिया में, ओके। अब हम बात करेंगे द रिदम ऑफ सीजन्स एंड क्रॉप्स, खरीफ, राबी एंड ज़ैद, ओके, द रिदम ऑफ सीजन्स एंड क्रॉप, खरीफ, राबी एंड ज़ैद। जैसे मैंने खरीफ बोला था, रबी बोला था, तो खरीफ और रबी के बीच में एक सीजन होता है ज़ैद, वहां पे हम फ्रूट्स का कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर इज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 क्रॉपिंग सीजंस। इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो 3 क्रॉपिंग सीजंस में डिवाइडेड है, एक होता है खरीफ, एक होता है रबी, एक होता है ज़ैद, ठीक है। तो फार्मर्स हैव बीन फॉलोइंग दिस रिदम फॉर सेंचुरीज। फार्मर्स इस रिदम को सेंचुरी से जानते हैं। जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट नहीं था जो कि विंड्स की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर लेता है, बताता है कि मॉनसून कब आने वाला है, जब ये सब नहीं था ना, उसके पहले से हमारे फार्मर्स को ये रिदम पता है और वो इसके हिसाब से ही क्रॉप्स को उगाते हैं। तो वाइड वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल हैं थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, वो इसी बेसिस पे होते हैं जब हम पूरे इन सीजन्स के हिसाब से क्रॉप्स को उगाते हैं। ये जो रिदम है इज वन ऑफ द फैक्टर जो इंश्योर करती है फूड की सप्लाई टू द पीपल फॉर ऑल ओवर द ईयर, ठीक है। तो टर्म जो है खरीफ, रबी, ज़ैद आर ऑफ अरेबिक ओरिजिन एंड हैव बीन इन यूज सिंस मुगल टाइम्स। तो इन वर्ड्स को हम मुगल टाइम्स के टाइम से इस्तेमाल कर रहे हैं और ये अरेबिक वर्ड्स हैं, ठीक है, इतना पता होना चाहिए। अब यहाँ पे रबी के अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स उगती हैं, खरीफ के अंदर और ज़ैद के अंदर, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, और हार्वेस्टिंग कब होती है ये भी पता होनी चाहिए, ठीक है, ओके। तो रबी हमारी जो है वो ठंड के टाइम पे होती है, ठीक है, जब फसल कट जाती है चावल की, उसके बाद हम रबी क्रॉप उगाते हैं, जैसे कि इसमें आती है व्हीट, बार्ले, मटर, पी और मस्टर्ड और ग्राम, ठीक है, ये सब होती है, ठीक है। उसके बाद ये कब होती है, जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर हम इसकी ग्रोइंग करते हैं, ठीक है।
इसकी क्या करते हैं, ग्रोइंग करते हैं। और सॉरी, इसकी हाँ ग्रोइंग, इसमें ग्रोथ होती है। हम इसके बीज कब बोते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हम रबी क्रॉप्स को बोते हैं, और उनकी ग्रोथ जो होती है वो होती है जनवरी फरवरी मार्च में, और अप्रैल में हम इसकी कटाई करते हैं, जिसको हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, अप्रैल में हम इसकी कटाई करते हैं, हार्वेस्टिंग होती है। ओके, सिमिलर जो है यहाँ पे पैटर्न जो है हमारा खरीफ के साथ अलग थोड़ा रहेगा। खरीफ में हम जो इसकी सोविंग करते हैं, इसको बोने का जो प्रोसेस है वो होता है हमारा जून जुलाई। ठीक है, जून जुलाई के अराउंड होता है। फिर इसकी ग्रोथ होती है अगस्त सितंबर में, और इसकी हार्वेस्टिंग अक्टूबर में नवंबर तक हो जाती है। जब इसकी हार्वेस्टिंग यानी कटाई हो जाती है, उसके बाद हम रबी क्रॉप को उगाना स्टार्ट करते हैं, जो कि यहाँ से इसकी सोविंग हो रखी है। ठीक है, इस वाले क्रॉप की। तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें कौन कौन सी क्रॉप है, राइस मैंने बताया था, खरीफ में राइस आती है, मेज है, ज्वार है, बाजरा है, शुगर केन है। ठीक है, चीनी की जो होती है फसल, मतलब डायरेक्टली चीनी नहीं, शुगर केन, और ग्राउंड नट और कॉटन, ये हम खरीफ में उगाते हैं। जैद हमारा है समर सीजन, जैद हमारा है समर सीजन। तो इसकी सोविंग जो होती है अराउंड हमारी अप्रैल मई जून में होती है, जिसमें हम वाटरमेलन को कुकम्बर और मस्क मेलन, पम्पकिन, जो भी हम फ्रूट्स, जो पानी वाले फ्रूट्स होते हैं, जिसमें हम बहुत ज्यादा वाटरी फ्रूट्स होते हैं, वो सब समर सीजन में ही उगाए जाते हैं, और इनकी हार्वेस्टिंग भी अराउंड जून जुलाई अगस्त सितंबर तक हो जाती है। ठीक है, तो हमें जो है इनकी क्रॉप्स कौन कौन सी उगती हैं वो तो पता ही होनी चाहिए। हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन से टाइम पीरियड में उसकी सोविंग होती है, कौन से टाइम पीरियड पे इसको छोड़ दिया जाता है फॉर ग्रोइंग पर्पस, और कौन से टाइम पीरियड पे उसकी कटाई होती है, हार्वेस्टिंग होती है। तो तीनों हमने सीजन्स पढ़ लिए, सारी क्रॉप्स हमने देख ली, ये सब आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, ओके। सो बिफोर द अरेबिक टर्म्स, ये अरेबिक टर्म्स जो है खरीफ, रबी, जैद, इसके आने से पहले थ्री टाइप्स ऑफ क्रॉप्स बिकेम मोस्ट वाइडली यूज्ड, एंड दे वर केदार यानी वेट क्रॉप्स, जिसमें जिसको पानी की ज्यादा जरूरत होती है, केदारा। फिर हिमाना, विंटर क्रॉप जो ठंड में उगती हैं, और ग्रीष्मिका, समर क्रॉप, जो कि जैद है। ठीक है, ये जैद है। विंटर क्रॉप्स हमारी रबी है। ठीक है, और ये हमारी नहीं नहीं रबी नहीं है, ये हमारी खरीफ है, क्योंकि ये वेट क्रॉप्स, और ये हमारी रबी है। ठीक है, ठंड में ये वाली उगती है। ओके, जैसे कि बीट। तो ये जो क्रॉप्स होती हैं, क्रॉप्स के सीजन्स होते हैं, प्रेजेंट इट्स यूनिक चैलेंजेस एज वेल। ऐसा नहीं है कि सीजन्स हैं तो हम सीजन्स में सारी चीजें अच्छे से होने लग जाती हैं, काफी सारे चैलेंजेस भी होते हैं जिसको हमें ओवरकम करना पड़ता है। जैसे जो खरीफ की क्रॉप्स होती हैं वो डिपेंडेंट होती हैं टाइमली अराइवल ऑफ मॉनसून में, यानी पानी की जरूरत होती है जो कि मॉनसून से मिलती है। ठीक है, तो टाइमली अगर अराइवल होगा तो ही ये क्रॉप अच्छे से ग्रो हो पाएंगी। और ऐसा भी होता है कभी कभी एक्सेसिव रेनफॉल हो जाता है, जिससे डिस्ट्रक्शन हो जाता है क्रॉप्स का। कभी कभी आप सुनते हो न्यूज में कि बारिश की वजह से फसल खराब हो गई। तो कभी कभी बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से भी फसल खराब हो जाती है, जिससे सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस फेस करना पड़ता है हमारे फार्मर्स को। ठीक है, और उनकी फैमिलीज को इन पर्टिकुलर। ओके, so let's explore, prepare a list of the crops that are cultivated in your state or union territory in a year and classify them into खरीफ, रबी एंड जैद। तो ये आप एक्टिविटी कर सकते हो। यहाँ पे दो इमेजेस हैं, ये रबी क्रॉप है, यानी ये मस्टर्ड यानी कि सरसों की फसल है, ये सरसों की फसल है फोरग्राउंड में, एंड व्हीट इन द बैकग्राउंड। ओके ओके, और ये हमारी पर्ल, ये जो व्हीट है, ये व्हीट है हरी हरी, जो कि ये व्हीट की क्रॉप है, और ये हमारी सरसों की खेती है। और यहाँ पे पर्ल मिलेट हो रहा है, खरीफ क्रॉप है पर्ल मिलेट। ठीक है, यहाँ पे देखो ज्वार बाजरा और रागी जो है ये हमारे मिलेट्स की क्रॉप होती हैं। ठीक है, ओके, सब चीज हम समझ चुके हैं अभी तक। ओके, अब यहाँ पे वापस से हम कुछ एक डेटा दिया हुआ है, उसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। जो अर्थशास्त्री जो कौटिल्य जी ने लिखी थी, उसमें एग्रीकल्चर के बारे में सेक्शन है वो हमने ऑलरेडी देखा था, इंक्लूडिंग द प्रिपरेशन ऑफ लैंड एंड सीड्स एज वेल एज पेमेंट टू फार्मर्स एंड अदर रेलिवेंट टॉपिक्स, यानी सब चीजों के बारे में, सीड्स के बारे में, लैंड के बारे में, और किस तरीके से फार्मर्स को पेमेंट मिलती थी, और अदर रेलिवेंट टॉपिक्स सबके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। वहां लिखा है अ गुड रेनी सीजन, अगर अच्छी बारिश होती है, इज वन जब 1/3 ऑफ द एनुअल रेनफॉल अकर्स एट द बिगिनिंग, जब पूरी बारिश का 1/3 1/3 जो है बिगिनिंग में हो जाए, इसको हम श्रवण यानी जुलाई अगस्त कहते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द सीजन यानी कार्तिका अक्टूबर नवंबर, एंड 2/3 इन द मिडल, यानी कि 1/3 जो है जो बारिश होनी है वो शुरुआत में यानी कि श्रवण में जुलाई अगस्त में, और एंड में कार्तिक में हो जाए अक्टूबर नवंबर में,
और जो बीच का टाइम पीरियड है वहां पे बाकी की जो 2/3 जो बारिश है वो बीच में हो जाए, ठीक है, इन द मिडल, यानी कि परुष्ठापदा, ठीक है, परुष्ठापदा अगस्त सितंबर में, एंड अश्वयुज, ठीक है, अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूं तो उसके लिए सॉरी है, अश्वयुज सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। तो ये बेसिकली बताया गया है, तो क्रॉप अच्छी उगती है, ठीक है, क्रॉप जो है ग्रो अच्छी होती है और उसकी ईड्स भी अच्छी होती हैं। सो व्हाई डू यू थिंक दिस स्टेटमेंट वाज मेड? डिड इट हैव एनीथिंग टू डू विद द क्रॉप साइकिल? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हमने क्लाइमेट सीजन्स की बात कर ली, हमने और शुरुआत में बात कर ली पास्ट के बारे में। अब बात करते हैं सॉइल के फाउंडेशन की और कल्टीवेशन की। सॉइल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो किस तरीके से क्रॉप्स, अलग अलग क्रॉप्स उगती है और कल्टीवेशन होता है, वो देख लेते हैं, ठीक है। सॉइल जो है थिन अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट जो सपोर्ट करती है प्लांट की लाइफ, ये लाइन याद रखनी है, ठीक है। और परेशान मत होना, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स जो कि आप जल्दी से पढ़ लो, क्योंकि चैप्टर पूरा पढ़ना हर बारी इजी नहीं होता, तो वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना आप, ठीक है। जो सॉइल्स होते हैं, द थिन लेयर अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट जो सपोर्ट करते हैं प्लांट की लाइफ को, वो सॉइल होती है, ठीक है। अर्थ की क्रस्ट यानी जो अर्थ का ऊपरी हिस्सा होता है, जो जमीन होती है वो, ठीक है। अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट उसको हम कहते हैं सॉइल, ठीक है, जो जिसमें हम पौधे उगा सकते हैं बेसिकली, और ये फॉर्म्ड होती है मिलियंस ऑफ ईयर्स में। सॉइल को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं थ्रू द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स एंड डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जब रॉक्स टूटती हैं वेदरिंग और इरोजन की वजह से, और फिर वो पतली होती हैं, छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में आती हैं, और कभी कभी जो ऑर्गेनिक मैटर जैसे प्लांट एनिमल मर जाते हैं तो उनकी बॉडी डीके हो जाती है, तो डीके होके वो वापस से सॉइल में मिल जाती है, तो इससे फर्टिलिटी बढ़ जाती है। और रॉक्स की वेदरिंग इरोजन की वजह से, ब्रेकडाउन की वजह से भी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, और फर्टिलिटी बढ़ती है यानी उसमें हम क्रॉप्स उगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, इसलिए बोला जाता है कि सॉइल को हमें खराब नहीं करना चाहिए, सॉइल को पोल्यूट नहीं करना चाहिए, बिकॉज कुछ अमाउंट ऑफ सॉइल भी बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, ठीक है। तो इट्स द मोस्ट एसेंशियल रिसोर्स फॉर फार्मर। सॉइल हमारी मोस्ट एसेंशियल रिसोर्स है फार्मर्स के लिए, बिकॉज ये प्रोवाइड करती है नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल को, मतलब जो प्लांट को चाहिए, वाटर, और सपोर्ट करती है क्रॉप्स को ग्रो होने में। तो दिस सेक्शन एग्जामिन्स द वेरियस सॉइल्स। तो ये जो सेक्शन होगा यहाँ पे हम एग्जामिन करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पाई जाती है, और उनके एसोसिएशन किसके साथ, स्पेसिफिक क्रॉप्स के साथ, ठीक है। यहाँ पे ह्यूमस लिखा है, हम एक बार ह्यूमस डिस्कस कर लेते हैं, वैसे भी आया नहीं है ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस इज द डार्क ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल दैट इज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल मैटर। जब प्लांट और एनिमल मर जाते हैं, डीके होते हैं और सॉइल में मिल जाते हैं, तो ब्लैक कलर का जो पार्ट होता है, जो बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है, उसको ह्यूमस कहते हैं। इसमें काफी अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये मॉइस्चर को काफी देर तक होल्ड करके रखते हैं, पानी को होल्ड करके रखते हैं इन द सॉइल। तो ह्यूमस इज द लैटिन वर्ड फॉर अर्थ और सॉइल, ठीक है। ह्यूमस इज द लैटिन वर्ड फॉर अर्थ और सॉइल, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, ओके, कि सॉइल किस तरीके से बनता है, हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड। देखो पूरा प्रोसेस यहाँ पे है, ध्यान से देखना, सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बारिश हो रही है, ठीक है, या हवा चल रही है, कुछ भी हो रहा है, तो ये जो यहाँ की ये जो मिट्टी है, सॉरी ये जो रॉक है, ये रॉक है, अभी हार्ड है बहुत, तो ये टूट रही है, देखो टूट रही है, इसमें क्रैक आ रहे हैं, ठीक है। ये जो रॉक है ये धीरे धीरे क्या हो रही है, टूट रही है, क्रैक आ रहे हैं, तो क्रैक, इसको हम कहेंगे डिसइंटीग्रेटेड रॉक। और ये जो नीचे होती है बेड रॉक होती है, बेड रॉक यानी बहुत मजबूत पत्थर, ठीक है, बेड रॉक उसको कहते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे ये मिट्टी जो है, मतलब ये टूट टूट के मिट्टी यानी कन्वर्ट होंगे फाइन पार्टिकल्स में, तो ये फाइन पार्टिकल्स आ गए हमारे ऊपर, ठीक है, ये हमारे फाइन पार्टिकल आ गए, पेरेंट मटेरियल कहते हैं नीचे वाली रॉक को, और इसको कहेंगे ऑर्गेनिक मैटर, इसको क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। फिर धीरे धीरे जो पेरेंट मटेरियल है ये नीचे जाता रहेगा, और जो ये जो हिस्सा है ये कन्वर्ट होता रहेगा सॉइल में, जिसको हम कहेंगे टॉप सॉइल, इसको हम कहेंगे टॉप सॉइल। ये हिस्सा जो देख रहे हो ना आप, ये थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ब्राउनिश दिख रहा है, ये होगा टॉप सॉइल। और ये जो ह्यूमस होगा ना, ये सबसे ऊपर वाली लेयर होगी, सबसे ऊपर वाली लेयर, यानी सॉइल के ऊपर वाली जो लेयर है सबसे बड़ी, वो होगी ह्यूमस, जो प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करती है। तो मिनरल फ्रेगमेंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर,
ये जो छोटा हिस्सा दिख रहा है ये मिनरल फ्रैगमेंट एंड ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। तो उसके बाद ये देखो, उसके बाद वही ये क्रॉप बढ़ रहा है, ऑर्गेनिक मैटर ये है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें बता रही हैं कि किस तरीके से जो सॉइल है, ह्यूमस है, उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि बेड रॉक बिगिंस टू डिसइंटीग्रेट, ये बेड रॉक है, ये बिगिंस टू डिसइंटीग्रेट, टूट रही है। फिर ऑर्गेनिक मटेरियल्स फैसिलिटेट डिसइंटीग्रेशन, ऑर्गेनिक मटेरियल यहाँ आ गया, ठीक है। जैसे कि कोई प्लांट है, कोई कह सकते हो एनिमल है, वो मर गया, ठीक है, उसकी बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई है, तो ये क्या करेगी, रॉक को और डिसइंटीग्रेट करेगी, ठीक है। किस तरीके से, बिकॉज प्लांट जब डीके होगा तो एसिड फॉर्म होगा, और उससे एसिड फॉर्मेशन से, ठीक है, क्या होगा, रॉक जो है धीरे धीरे टूटेगी। उसके बाद लेयर्स जो है फॉर्म होगी, जैसे कि यहाँ पेरेंट मटेरियल है, टॉप सॉइल है, ह्यूमस है, ठीक है। और एंड में क्या होगा, डेवलप करेगा सॉइल जो सपोर्ट करेगा काफी थिक वेजिटेशन को, जो कि यहाँ पे पेड़ उग रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, ओके। तो ये क्या था, एक सिंप्लीफाइड डायग्राम था सॉइल की फॉर्मेशन का, एक प्रोसेस जो रेंज करता है फ्रॉम अ सेंचुरी टू सेवरल मिलेनिया, ठीक है। यानी काफी हजार सालों से, लाखों सालों से ये प्रोसेस अपने आप होता आ रहा है, नेचुरल, ठीक है, नेचुरली। अब हमने सारी चीज पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे सॉइल्स, इंडिया के सॉइल्स, द सॉइल्स दैट आर प्रेजेंट इन इंडिया, वी विल गोइंग टू डू दैट, ओके। ओके, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप ब्रेक लेना चाहें तो 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए, ब्रेक लीजिए, वापस से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, जो इंडिया है ना, वहां पे डाइवर्स रेंज ऑफ सॉइल टाइप्स हैं, ऐसा नहीं कि सिंगल टाइप ऑफ सॉइल है, डाइवर्स रेंज ऑफ सॉइल टाइप्स आर देयर इन इंडिया, एंड ईच विद इट्स डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज, हर सॉइल टाइप की डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। एंशियंट टाइम से, पुराने टाइम से, सच एज अमरकोश, अमरकोश एक बुक है जो डिस्क्राइब करती है 12 तरीके की एग्रीकल्चरल लैंड बेस्ड ऑन सॉइल फर्टिलिटी, यानी एग्रीकल्चर डिपेंड करता है ऑन द लैंड बेस्ड ऑन द सॉइल फर्टिलिटी, जो कि 12 तरीके की थी। डिस्क्रिप्शन है किसमें, अमरकोश में, इसको याद रखना। और टुडे वी क्लासिफाई द सॉइल्स ऑफ इंडिया इनटू 6 मेजर टाइप्स, बट आज के टाइम पे हम 6 मेजर टाइप में इंडिया के सॉइल को कह सकते हैं, क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि अलूवियल सॉइल, पहली है अलूवियल सॉइल, दूसरी है ब्लैक सॉइल, तीसरी है रेड सॉइल, चौथी है लेटराइट सॉइल, फिर डेजर्ट सॉइल, एंड लास्ट हमारी माउंटेन और एल्पाइन सॉइल, ठीक है। तो ये सॉइल्स आपको याद रखनी है, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, और माउंटेन और एल्पाइन सॉइल, माउंटेन एरियाज पे जो सॉइल होती है वो, ठीक है, माउंटेन एरियाज पे जो सॉइल होती है वो, ओके। तो आई होप आपको अच्छा अच्छा लग रहा होगा वीडियो, परेशान तो नहीं हो रहे होगे आप, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, आई नो दैट कि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, बट मैनेज कर लोगे, आप कर लोगे, ठीक है। खाली अगर थक गए हो तो थोड़ी देर के लिए रोक लो वीडियो, थोड़ा रिफ्रेश हो जाओ, जैसे अभी हमने ब्रेक लिया था ब्रेक के बाद अपना कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ट्राई टू नेम एटलीस्ट दो स्टेट्स इन ईच ऑफ द जोन्स मेंशन्ड अबव, ठीक है। तो ये जो जोन्स हैं ऊपर, उसके रिलेटेड आपको क्या करना है, स्टेट्स में बतानी है, ठीक है। वो बता सकते हो आप कैसे बता सकते हो, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप बोलोगे तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट, जिसमें हम क्या करेंगे, जो सॉइल टाइप्स हैं कहाँ पे प्रेजेंट है वो हम बता देंगे। बट मैं बताऊं आपको, ये रेलिवेंट नहीं है अभी के लिए आपकी, इसीलिए यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे दिया नहीं है। तो जितना लिखा है उतना ही हमें पता होना चाहिए। हमें 6 सॉइल के टाइप्स पता होने चाहिए, वो हमें पता है, ठीक है, उनके नाम हमें पता है, बस, ओके। अब बात आती है सॉइल और क्रॉप की लिंकेज की, सॉइल और क्रॉप के लिंकेज की बात आती है, ओके। तो इन एडिशन टू एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस, एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ साथ वी ब्रीफली सॉ अबव, क्रॉप्स आल्सो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइप ऑफ सॉइल वेयर दे ग्रो, क्रॉप्स जो है इन्फ्लुएंस होते हैं कौन सी सॉइल में उनको उगाया जा रहा है, ठीक है, कौन सी सॉइल में उगाया जा रहा है वो भी हम अब आइडेंटिफाई करेंगे, अच्छे से करेंगे, ठीक है। देखो ओके, यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी ऑब्वियसली दे दिया, मतलब अपने आप ही दे दिया है, तो हमें जरूरत नहीं है इसको फाइंड आउट करने की, यहाँ पे इन्होंने दे दिया है, ठीक है। हमें जरूरत नहीं है कहीं और ढूंढने की, यहाँ पे इन्होंने सारे एरियाज को आइडेंटिफाई कर रखा है। देखो, सबसे ऊपर जो हमारा जम्मू कश्मीर वाला रीजन जो है, ठीक है, क्या करते हैं इसको हम इससे बताते हैं। ये जो हमारा जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, ठीक है, इसकी सॉइल का नाम है एल्पाइन सॉइल, इसको माउंटेन सॉइल भी कहते हैं। आपको पता है जम्मू कश्मीर और हिमाचल उत्तराखंड में पहाड़ बहुत है, तो माउंटेन है, ऑब्वियसली बात है, तो माउंटेन सॉइल वहां पे है।
ठीक है। ये किस तरीके से बनती है सॉइल? फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग ऑफ आइस। जब बर्फ जो है जमती है, फ्रीज होती है और पिघलती है, ठीक है, जिससे क्या होगा? वेदरिंग होता है। वेदरिंग मतलब जो रॉक होती है, जो पत्थर होते हैं वो टूटते हैं, ठीक है, ऑफ रॉक। उससे जो है सॉइल जो है निकलती है, थिन जो कैसे थिन और मतलब बहुत पतली मिट्टी जो निकलती है, रफ होती है, थोड़ी रॉकी होती है, उसको हम सॉइल कहते हैं। तो ये हमारी जो एरिया है, ये हमारा एल्पाइन सॉइल है, ठीक है। एल्पाइन सॉइल है ये हमारा एरिया, ठीक है, इसको हमने कवर कर लिया। ओके, एल्पाइन सॉइल। उसके बाद हमारी आती है सैंडी सॉइल, जो कि थर्ड डेजर्ट है। देखो यहाँ पे थर्ड डेजर्ट है हमारी, तो ये हमारी हो गई सैंडी सॉइल, ठीक है। अब ये जो सैंडी सॉइल है, ये किससे बनती है? ये बनती है मोस्टली ऑफ स्मॉल ग्रेन्स ऑफ सैंड। जो सैंड के छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं ना, उससे ये सॉइल बेसिकली बनती है। व्हेन अ लिटिल बिट ऑफ वाटर और एयर और ऑर्गेनिक मैटर जब मिक्स हो जाता है, जब पानी, हवा और ऑर्गेनिक मैटर, जैसे प्लांट कोई मरा हुआ है या डेड एनिमल है वो मिल जाते हैं, तो इट्स बिकम सैंडी सॉइल, ठीक है। हमने दो सॉइल कर ली। एल्पाइन सॉइल इस एरिया में मिलती है, सैंडी सॉइल इस एरिया में मिलती है, दो सॉइल कर ली। अब हम बढ़ेंगे तीसरी सॉइल की तरफ। ओके, हमारी सबसे अब बढ़ते हैं, ये हरा वाला जो पोर्शन है बहुत बड़ा एरिया है। ये देखो यहां से लेके ये इतना यहां तक, ये पूरा हमारा है हरा एरिया। एलुवियल सॉइल इसको कहते हैं, एलुवियल सॉइल, ठीक है। हमारा पंजाब और दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल, फिर इधर गुजरात, ठीक है, इधर वाला एरिया भी हमारा बहुत सारा कवर हो रहा है एलुवियल सॉइल। तो मेजर जो हमारी एलुवियल सॉइल है वो प्रेजेंट है और उसमें काफी सारी क्रॉप होती हैं। तो एलुवियल सॉइल के बारे में देख लेते हैं। तो जो हमारी एलुवियल सॉइल है, ये सिल्ट डिपॉजिट्स हैं। सिल्ट डिपॉजिट जैसे कि जब नदी बह के आती है, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, और पंजाब में जो डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स है, सरस्वती रिवर, तो ये जो रिवर्स बह के आती है, ये पत्थरों को तोड़ते हुए आती हैं। सैंड सिल्ट जो होती है ना, मतलब रॉक होती है, जब पानी उस पे से बहता है तो पत्थर टूटते हैं, ठीक है, छोटे छोटे फाइन ग्रेन्स में कन्वर्ट होते हैं। तो वो आते हैं और नीचे बैठ जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं सिल्ट डिपॉजिट, जिसमें मड होता है, सैंड होता है, अदर फाइन पार्टिकल्स जो रिवर्स लाती हैं फ्रॉम द माउंटेन्स एंड द प्लेट्यूज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। तो उससे जो सॉइल बनती है वो होती है एलुवियल सॉइल, ठीक है। उससे जो सॉइल बनती है वो होती है हमारी एलुवियल सॉइल। ओके, अब हम अगली सॉइल की तरफ पढ़ते हैं, जो है हमारी, ये जो रेड पोर्शन है ये भी काफी ज्यादा दिख रहा है हमको, ठीक है। ये रेड पोर्शन देखो यहाँ पे भी है थोड़ा बहुत, और यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ज्यादा है, ये हमारी रेड सॉइल है, ठीक है। तो हम पहले अब हम क्या करते हैं, अब रेड सॉइल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ये किस तरीके से फॉर्म होती है? बाय वेदरिंग ऑफ लावा। जो जमीन से लावा निकलता है और वो जमीन पे आके जमा होता है, जम जाता है, ठीक है, और उसके बाद उसका वेदरिंग यानी हवा की वजह से, पानी की वजह से, और किसी चीज की वजह से जब वो टूटने लग जाती है, वेदर होने लग जाती है और इकट्ठा होती है कहीं जाके, तो वो जो बनती है वो होती है रेड सॉइल, ठीक है। जैसे cooled slowly or of old rocks and they are red because they have a chemical called iron। और इनका कलर रेड इसलिए होता है बिकॉज यहाँ पे इनके सॉइल के अंदर आयरन जो होता है बहुत होता है, इस वजह से रेड कलर होता है। तो जब आयरन रिएक्ट करेगा हवा के साथ और वाटर के साथ, तो वो रेडिश हो जाएगा इन कलर। नॉट वेरी फर्टाइल, बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं होता, बट यहाँ पे मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे छत्तीसगढ़ वाला रीजन हमारा, छत्तीसगढ़ और बिहार और झारखंड, ठीक है, उड़ीसा, और यहाँ पे जो रीजन्स हैं, ये सारे रीजन्स में मिनरल्स बहुत सारे, बॉक्साइट है, आयरन है, तो जो इंपॉर्टेंट है स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए। आयरन एंड स्टील प्लांट्स भी आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। आयरन स्टील प्लांट्स भी काफी सारे हैं। तो ये चीज हमें यहां से समझ आती है। ओके, हमारे पास अब दो सॉइल रह गई हैं, ठीक है। हमारे पास, हमने एलुवियल कर ली, ब्लैक, अच्छा ब्लैक सॉइल भी है, ये रहती है, रेड सॉइल कर ली, लेटराइट रहती है, एल्पाइन कर ली और सैंडी कर ली। हमारे पास ब्लैक सॉइल और लेटराइट सॉइल रहती है। तो हम बात कर लेते हैं अपनी लेटराइट सॉइल की, ठीक है। हम बात कर लेते हैं, ये जो पर्पल कलर जो आपको दिख रहा है ना, ये पर्पल यहाँ पे है, यहाँ पे है, और इधर है, इधर है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और इधर भी है थोड़ा सा। ये हमारा क्या है? लेटराइट सॉइल, ठीक है, लेटराइट सॉइल है। और ब्रिक अर्थ भी कहते हैं इसको। ये किस तरीके से बनती है? ये भी वेदरिंग से ही बनती है, ऑफ रॉक बाय रेन। वेदरिंग ऑफ रॉक बाय रेन, बिकॉज यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है इन एरियाज में, इस वजह से
यहाँ पे रॉक जो है टूटती है और फिर फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट होती है और बनती है सॉइल, ठीक है। तो ये बिकम्स हार्ड इन हॉट वाटर, बट अगर इस पे गर्म पानी आ जाए तो हार्ड हो जाती है सॉइल। मोस्ट मिनरल्स गेट वॉश्ड अवे लीविंग लार्जली आयरन एंड एल्यूमिनियम। तो बारिश होती है तो बारिश की वजह से काफी सारे मिनरल्स बह जाते हैं पानी के साथ, बट क्या रह जाता है, आयरन और एल्यूमिनियम रह जाता है। और ये रिएक्ट करेगा एयर और वाटर के साथ, और रेडिश कलर इसमें भी हल्का फुल्का आता है, इसलिए पर्पलिश आप कलर देख रहे हो। नॉट फर्टाइल, ये भी बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं होती, ठीक है, ये भी फर्टाइल बहुत ज्यादा नहीं होती। और आखिरी हमारी सॉइल जो बची वो हमारी बची ब्लैक सॉइल। ये हमारा जो रीजन है ये हमारा है ब्लैक सॉइल, ठीक है, ये हमारा है ब्लैक सॉइल। ओके, तो ब्लैक सॉइल देख लेते हैं। इसको कॉटन सॉइल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉटन जो है क्रॉप बहुत अच्छे से उगती है। ये फॉर्म किस तरीके से होती है, वेदरिंग ऑफ वॉल्केनिक रॉक्स। जो वॉल्केनिक मतलब नीचे से लावा निकल के आया, ऊपर जमा हुआ और उसके बाद उसका वेदरिंग हुआ, ठीक है, वॉल्केनिक रॉक्स। इसमें मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी पानी इसमें बहुत ज्यादा होल्ड हो सकता है, ठीक है, एंड ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, इसलिए कॉटन जैसी क्रॉप यहाँ पे बहुत अच्छे से उगती है। तो हमने एक सिंप्लीफाइड मैप देखा और मेजर सॉइल्स टाइप्स देख लिया इंडिया के और उनका फॉर्मेशन देख लिया, ठीक है। तो आपको एरिया भले ही याद ना हो, बट इन सॉइल टाइप्स कैसे फॉर्म हुए ये याद होना चाहिए, जैसे कि अल्पाइन, सैंडी और हमारा एलुवियल, रेड सॉइल, लैटराइट सॉइल और ब्लैक सॉइल, ये कैसे फॉर्म हुए वो पता होना चाहिए। वेदरिंग मैंने बता दिया, प्रोसेस जब रॉक जो है और मिनरल जो है ब्रोक डाउन होते हैं इनटू द सॉइल पार्टिकल्स, चाहे वो फिजिकल तरीके से हो, चाहे वो केमिकल से हो, या चाहे बायोलॉजिकल हो। फिजिकल मतलब हवा चली है, पानी आया और केमिकल मतलब पानी आया कि केमिकल पानी के साथ बह के आ गई, और बायोलॉजिकल मतलब कोई प्लांट उगा, ठीक है, या कोई एनिमल मूव आउट किया तो एनिमल के थ्रू आ गई सॉइल, मूव हो गई, वेदर हो गया, वेदरिंग हो गई। तो ये सब प्रोसेस होते हैं। सिल्ट मैंने बताया कि फाइन ग्रेन ऑफ डस्ट लाइक सेडिमेंट होता है जो रॉक और मिनरल पार्टिकल से बना होता है, एंड आर लार्जली देन बाय क्ले स्मॉलर देन सैंड, ठीक है, लार्जली देन बाय क्ले स्मॉलर देन सैंड। सैंड से छोटे पार्टिकल होते हैं, क्ले के पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए वो आपस में जुड़ जाती है, ठीक है। एज अ रिजल्ट दे आर इजिली ट्रांसपोर्टेड बाय रिवर्स फ्रॉम द माउंटेन टू द प्लेस, ठीक है। तो हमने पूरे मैप में काफी सारे मतलब 6 के 6 टाइप्स पढ़ लिए, ठीक है, 6 के 6 टाइप्स पढ़ लिए और उसके साथ हमने 2 डेफिनेशन भी पढ़ी। ओके, अब इन एरियाज में कौन कौन सी क्रॉप उगती है, मैप सेम रहेगा, अब इसमें हम देखेंगे क्रॉप कौन सी उगती है। तो जैसे हमने किया था पहले वैसे ही करेंगे। जो हमारा अल्पाइन सॉइल है, रॉक जो माउंटेन वाला सॉइल है, उसमें कौन कौन सी क्रॉप उगती है, राइस, टी, नटमग, कार्डमम, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। फिर हमारा जो सैंडी सॉइल है, यहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप उगती है, मेज, बाजरा, ग्राउंडनट, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। फिर हमारा जो है एलुवियल सॉइल हमने पढ़ा था, बहुत बड़ा एरिया जो एलुवियल सॉइल का है वो देख लेते हैं। एलुवियल सॉइल में हमारी कौन कौन सी क्रॉप उगती हैं, हमारी राइस, व्हीट, मेज, बार्ली, बाजरा जिसको हम पर्ल मिलेट भी कहते हैं, फिर चना, दाल, मस्टर्ड एंड ग्राउंडनट, पीनट, शुगर केन, जूट, कॉटन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। फिर हमारी आती है रेड सॉइल, ठीक है, हमारी रेड सॉइल है। रेड सॉइल में राइस, व्हीट, रागी, मिलेट, अरहर दाल, रेड ग्राम, ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड, कॉटन, टबैको, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। फिर हमारी आती है ये वाली लेटराइट सॉइल, यहाँ पे राइस, व्हीट, रागी, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, टी, कॉफी, रबर, चिंचोना, कोकोनट, अरेका नट एंड कैशू नट, यम, टोपेको, ठीक है। और हमारी लास्ट आती है ब्लैक सॉइल जिसमें हम व्हीट, राइस जो है, ठीक है, मतलब जहां पे ये जो स्टार लगा हुआ है ना, ये आइडियल नहीं है इस क्रॉप के लिए, ये सॉइल आइडियल नहीं है। जैसे राइस के लिए ब्लैक कॉटन सॉइल और लेटराइट सॉइल आइडियल नहीं है, अच्छी नहीं है, पर उगा सकते हैं, ठीक है। तो ये मार्क जो है आप ध्यान देखना, जैसे यहाँ पे बाजरा नहीं है इंपॉर्टेंट, यहाँ व्हीट नहीं है, यहाँ व्हीट नहीं है, यहाँ राइस और मतलब यहाँ राइस नहीं है, तो हम जोहार, सोरगुम, उड़द दाल, ब्लैक ग्राम, सनफ्लावर, लिनसीड, ग्राउंडनट, कॉटन, शुगर केन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सारी क्रॉप्स यहाँ उगा सकते हैं। अब आप बोलोगे इतने सारे नाम कैसे याद रखें, तो नहीं याद रखने, ये सारे नाम आपको याद नहीं रखने, पर कुछ कुछ चीजें याद रखना। जैसे सैफरन जो है कल्टीवेशन उसका माउंटेन सॉइल में होता है, और मेज, बाले, ग्राउंडनट थोड़ी सूखी यानी पानी की कमी होती है जहां पे, वहां पे ग्राउंडनट। और राइस और व्हीट हमारा एलुवियल सॉइल में बहुत अच्छा होता है। रेड सॉइल में हमारा कह सकते हो रागी, मिलेट, दाल, ग्राउंडनट, मस्टर्ड ये सब होता है। और हमारा लेटराइट सॉइल में क्या होता है, कॉफी, रिवर, चिंचोना, कोकोनट, जो कोस्टल एरियाज के पास है उस सॉइल में ये सब होते हैं।
और कॉटन सॉइल में मैंने बताया, मतलब ब्लैक सॉइल में कॉटन सबसे ज्यादा अच्छा होता है, शुगर गेन अच्छा होता है, और उगाने को आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी उगा सकते हो। ठीक है, ये सब चीजें हम देख चुके हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब बात आती है नर्चरिंग कैसे होती है सॉइल की। हाउ डू नर्चरिंग ऑफ सॉइल टेक प्लेस। ठीक है, आई अगेन गिव यू अ 5 minutes ब्रेक, गो रिफ्रेश योर सेल्फ एंड कम टू दिस वीडियो। ओके, तो वापस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नर्चरिंग ऑफ सॉइल वाला टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले थे। देखो, जो हेल्दी सॉइल होती है वो क्रुशियल होती है अच्छी हार्वेस्ट के लिए। जो कटाई होती है, जब फसल पक जाती है, पूरी ग्रो हो जाती है, कटती है, तो हेल्दी सॉइल अगर होती है ना तो अच्छी हार्वेस्ट भी होती है। तो कह सकते हो सॉइल एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है जिसमें काफी सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, अर्थवॉर्म एंड इंसेक्ट। उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि ह्यूमस होता है, वाटर होता है, एयर होता है। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, फंजाई, बैक्टीरिया, अर्थवॉर्म, क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं इस ऑर्गेनिक मटेरियल को और इम्प्रूव करते हैं हेल्थ ऑफ सॉइल, जिससे वो अनेबल करते हैं कि वो सस्टेनेबल हो, मतलब सस्टेन कर पाए हेल्दी प्लांट्स को, टू मेंटेन इट्स हेल्दी एंड फर्टिलिटी। मतलब उसकी हेल्थ और फर्टिलिटी अगर हमें मेंटेन करनी है तो फार्मर्स को काफी सारे तरीके यूज करने चाहिए, जिसे हम सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स कहते हैं, जिससे सॉइल को हम बचा सकते हैं लंबे समय के लिए। इसको कहते हैं सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स। ओके, सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स। तो ट्रेडिशनल कुछ मेथड्स हैं जो पहले के टाइम से इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे कि हमारे जो पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे, वो एम्प्लॉय करते थे न्यूमरस न्यूमरस इंजीनियस टेक्निक्स जिससे सॉइल प्रोटेक्ट होती है। जैसे कि पहली है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होती है, इज वन जहां पे इस मेथड जहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है एक सेम फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में, जिससे क्या होता है, प्रिवेंट होता है सॉइल फ्रॉम लूजिंग स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स। अगर आप एक ही तरीके की क्रॉप हर बारी उस सेम फील्ड में उगाते रहोगे ना, तो स्पेसिफिक काइंड ऑफ जो न्यूट्रिएंट्स है वो निकल जाते हैं सॉइल से, और वो सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है। ठीक है, तो उसको बचने के लिए क्रॉप रोटेशन करना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को हमें डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में उगाना चाहिए। ठीक है, इक्वली इंपॉर्टेंट सेकंड वाज मल्टीपल क्रॉपिंग। सेकंड इज मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, यानी एक साथ डिफरेंट क्रॉप्स को उगाना, वेयर मल्टीपल क्रॉप्स आर ग्रोन इन द सेम फील्ड। जैसे मैंने बताया था, इंटरक्रॉपिंग भी कहते हैं उसको। ठीक है, अलग अलग क्रॉप्स को उगाना इन द सेम फील्ड। दिस रिड्यूस द रिस्क ऑफ पेस्ट एंड ऑल्सो इंश्योर एटलीस्ट वन क्रॉप, जिससे कम से कम एक क्रॉप आपकी सही रहेगी और रिस्क ऑफ पेस्ट जो है वो कम हो जाएगा। द क्रॉप्स वर चूजन इन सच अ वे, हमें क्रॉप्स को इस वे में चूज करना चाहिए दैट देयर वुड बी अ पीरियोडिक हार्वेस्ट फ्रॉम द सेम फील्ड। जैसे हमने खारिफ उगाया, राबी उगाया, जैद उगाया, पीरियडिकली हम उसको कट करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं और फिर नया सीड्स को बोते हैं। ठीक है, सो करते हैं। अनदर प्रैक्टिस इज काउंटर प्लफिंग। थर्ड प्रैक्टिस इज काउंटर प्लफिंग। पहली है क्रॉप रोटेशन, दूसरी है मल्टीपल क्रॉपिंग, तीसरी है काउंटर प्लफिंग, which involves pluffing along the natural curves of hill slope to avoid soil erosion। तो ये बेसिकली पहाड़ों पे होती है, पहाड़ों पे उगाया जाता है इस तरीके से ताकि जो है सॉइल जो है नीचे ना गिरे, सॉइल लोज ना हो, हिल स्लोप से नीचे ना आ जाए, सॉइल इरोजन ना हो जाए फ्रॉम द रेन वाटर, और क्रॉप भी अच्छे से उग जाए। और फार्मर्स जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, अगर देसी जो फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है, जैसे प्लांट्स हो गया, काउ डंग हो गया, ठीक है, खराब प्लांट्स, खराब वेजिटेबल्स, काउ डंग, इसको इस्तेमाल करेंगे एज अ फर्टिलाइजर, जैसे काउ डंग, तो सॉइल की जो रिप्लेनिशमेंट है, न्यूट्रिएंट्स की रिप्लेनिशमेंट काफी तेजी से होगी। क्या आपको पता है पंचगव्य इज अ फर्मेंटेड मिक्सचर ऑफ 5 काउ प्रोडक्ट्स। 5 जो काउ की प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि डंग हो गया उसका, यूरिन हो गया, मिल्क हो गया, कर्ड हो गया और घी हो गया, जब आप इसको मिला दोगे तो बनेगा पंचगव्य। और ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं एज अ फर्टिलाइजर। ठीक है, रिसर्च स्टडीज हैव शोन दैट इट एक्ट्स एज अ बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, एनहेंसिंग क्रॉप की ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी, और इंक्रीज करता है रेजिस्टेंस टू डिजीज, यानी कि अगर डिजीज हमला करती हैं प्लांट्स के ऊपर तो वो उसके लड़ पाएंगे। ठीक है, बट आज के टाइम पे अभी रिसेंट में हम कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस कौन से इस्तेमाल करते हैं अभी रिसेंट में, तो मॉडर्न टेक्निक्स सच एज टेरेसिंग आर यूज्ड इन हिल एरियाज। टेरेस फार्मिंग कहते हैं इसको, जिस टू क्रिएट फ्लैट स्टेप्स। जैसे कि अगर ये पहाड़ है, ठीक है, तो इस पर अगर आप कोई फार्मिंग करोगे तो नीचे पानी के बहाव में नीचे आ जाएगी वो, ठीक है, तो वो सूटेबल नहीं है। तो क्या करना है आपको, पहाड़ को इस तरीके से कट करना है, ठीक है, इसको कहते हैं टेरेस फार्मिंग। तो आप आराम से इस पे क्रॉप उगा सकते हो। ठीक है, इस पे क्रॉप उगा सकते हो, इस पे क्रॉप उगा सकते हो। ठीक है, इसको कहते हैं टेरेस फार्मिंग। इससे सॉइल का इरोजन भी नहीं होगा और
प्लांट जो है काफी अच्छे से ग्रो भी होगा। तो ये हिली एरियाज में यूज किया जाता है, विच स्लोज डाउन द वाटर रन ऑफ एंड रिड्यूस सॉइल इरोजन। फिर एफॉरेस्टेशन यानी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, ठीक है, इज अनदर मेथड दैट हेल्प टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सम ट्रेडिशनल मेथड्स लाइक मल्चिंग हो गया, प्लफिंग हो गया, बैक क्रॉप रेसिड्यू एंड स्टिल प्रैक्टिस्ड बाय फार्मर्स टुडे। तो वेरी प्रिसाइज एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एनेबल्स देयर एफिशिएंट यूज एंड आल्सो मेंटेन्स सॉइल हेल्थ। तो अगर हम वेरी एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल करेंगे ना ये सारी चीजों का, तो डेफिनेटली हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बढ़ेगी और सॉइल कंजर्वेशन जो हम करना चाहते हैं वो हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये व्हाइट कलर का जो फेंक रहे हैं ना, ये पेस्ट है, पेस्टिसाइड है, ठीक है। और यहाँ पे चावल की देखो पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है यानी यहाँ पे चावल को हम उगाने की कोशिश कर रहे हैं, चावल को सो कर रहे हैं, ठीक है। इसको चावल की खेती कहते हैं। और इसके किनारे किनारे बनाना ट्रीज हैं ऑन द बंड्स ऑफ दीज पेडी फील्ड्स। पेडी यानी चावल की जो फील्ड है, सच एज विंड ब्रेकर्स। ये देखो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये सॉरी ये दिख रहे हैं आपको, ये देखो, ये पीछे जो पेड़ है केले के पेड़ है, बनाना ट्री। ये इसलिए उगाए बना रखे गए हैं यहाँ पे, मतलब उगाए गए हैं ताकि हवा अगर आए तो सॉइल की जो इरोजन है वो ना हो, और सॉइल जो इंटैक्ट रहे, वहां पे बना रहे सॉइल, ठीक है, इसलिए। ये देखो एक और मेथड है, आप ये जो ड्रोन्स से हम क्या करते हैं, ड्रोन इज बीइंग यूज्ड टू एक्सेस सॉइल मॉइस्चर इन अ ग्रीन हाउस। यानी ग्रीन हाउस है एक बड़ा सा कह सकते हो एरिया है जो ढका होता है, पूरी तरह से कवर होता है, और वहां पे हम ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि सॉइल में कितना मॉइस्चर है वो हम देख पाए, ठीक है। ग्रीन हाउस होता है एक ट्रांसपेरेंट कवर्ड स्ट्रक्चर जो ग्लास से बना होता है, प्लास्टिक से बना होता है, ताकि धूप अंदर आए, ठीक है, धूप ना रुके, पर हवा और पानी ना आए, जिससे वो डैमेज ना हो क्रॉप, ठीक है। दैट कैप्चर सनलाइट एंड हीट फ्रॉम द फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन अ कंट्रोल्ड एनवायरमेंट। इसको कहते हैं कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में हार्वेस्टिंग करना, ठीक है। और ठीक है, ओके। अब बात हो रही है वाटर की। वाटर, तो एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो होती है ना, दो तरीके पे होती हैं। एक होती है रेनफेड जो रेनफॉल पे डिपेंड करती है, और एक होता है इरिगेटेड एग्रीकल्चर जो कैनाल से, रिवर से पानी ले लिया, ग्राउंड वाटर से पानी ले लिया, इसको हम कहते हैं इरिगेटेड एग्रीकल्चर। तो जो वाटर है, पानी जो है, वो फंडामेंटल रिसोर्स है एग्रीकल्चर का। वाटर इज अ फंडामेंटल रिसोर्स ऑफ एग्रीकल्चर, और इसके बिना क्रॉप्स ग्रो नहीं हो सकती। जो अवेलेबिलिटी है वाटर की, वो सिग्निफिकेंट फैक्टर है जिससे डिटरमाइन करेंगे कि किस तरीके से फार्मिंग होगी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में। तो ये जो सेक्शन है ये एग्जामिन करेगा दो प्राइमरी टाइप्स ऑफ इरिगेशन, एक होता है रेनफेड और एक होता है इरिगेटेड, ठीक है। पहले रेनफेड करते हैं। रेनफेड एग्रीकल्चर रेफर्स टू वो फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो रिलाई एंटायरली करती हैं ऑन द रेनफॉल, ऑन द मॉनसून। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कॉमन इन एरिया जो रिसीव करती है सफिशिएंट रेन ड्यूरिंग द मानसून सीजन, जैसे कि मैंने दिखाई भी थी। तमिलनाडु का कोस्ट हो गया, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र की कोस्ट, और ये सब एरियाज में पानी की मतलब पानी की अवेलेबिलिटी बहुत हो जाती है जब बारिश आती है, जब मानसून आता है। हाउएवर जो फार्मर्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं रेनफॉल पे, उस पे वो काफी सारे चैलेंजेस भी फेस करते हैं। जैसे कभी कभी बारिश नहीं हुई तो सूखा पड़ गया, ड्रॉट आ गया, या बहुत ज्यादा बारिश हो गई, जैसे मैंने बताया था बहुत ज्यादा बारिश से भी फसल खराब हो जाती है। अनप्रेसिडेंटेड अनप्रिडिक्टेबल मॉनसून। तो इन चैलेंजेस को कोप अप करने के लिए उन्होंने डेवलप करे हैं वेरियस एडेप्टेशन मेथड्स, जैसे कि ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप को उगाना, अगर बारिश नहीं हुई तो ऐसी क्रॉप उगाना जिसमें पानी की रिक्वायरमेंट कम हो, और यूटिलाइजिंग ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स, और ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक यानी पानी बचाने के मेथड्स को इस्तेमाल करना, ठीक है, उनको हम कहेंगे ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड वाटर इरिगेशन टाइप की, वो मतलब वाटर कंजर्वेशन मतलब कह सकते हो इस्तेमाल वाटर फॉर एग्रीकल्चर की, वो है इरिगेटेड एग्रीकल्चर। इरिगेटेड एग्रीकल्चर जो है आर्टिफिशियल मेथड्स का इस्तेमाल करता है, और वो पानी कहाँ से लाता है क्रॉप्स के लिए, मतलब पहले देख लेते हैं कि इरिगेशन जो है क्रूशियल है फॉर एनहेंसिंग फार्म प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन मानसून रेन्स। होता है ना कि अगर आप ज्यादा मानसून पर डिपेंड होते हो तो ऐसा भी होता है कि अगर मानसून आया नहीं तो उससे ड्रॉट आ जाते हैं, ठीक है, और क्रॉप फेलियर हो जाता है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए इरिगेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जो हिस्ट्री है इरिगेशन की इंडिया में वो बहुत लंबी है। राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से हम इरिगेशन करते आ रहे हैं, और उसमें वेरियस वाटर स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल करते हैं जो इंडिया में बनाए गए हैं। थ्रू आउट द कंट्री अ रिच वोकेबलरी। देखो यहाँ पे क्या है, ये है मुनसार लेक एट विरमगम, गुजरात।
मुलसर लेक एट विरमगम गुजरात, लाइक मैनी लेक्स इन इंडियन सिटीज, इज एन आर्टिफिशियल वन। ये आर्टिफिशियल लेक है, इसमें पानी भरा गया है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय मीनल देवी, अ क्वीन ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। ठीक है, मीनल देवी, अ क्वीन ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, हैज क्रिएटेड दिस लेक इन द 11th सेंचुरी CE। और इसके जो बैंक है, जो इसका ये बैंक्स हैं, आर डॉटेड विद स्मॉल श्राइन्स, तो यहाँ पे मंदिर बनाए गए हैं, एंड फ्यू बिगर टेम्पल्स एज अ रिमाइंडर दैट वाटर बॉडीज हैव बीन रिगार्डेड एज सेक्रेड, ताकि हम पानी को एक प्योर माने, एंटिटी माने और सेक्रेड माने, और इसको अच्छे से इस्तेमाल करें, इसको पोल्यूट ना करें, तभी यहाँ पे मंदिर बनाए गए हैं। ठीक है, तो हम जैसे बात कर रहे थे इरिगेटेड एग्रीकल्चर की, तो हमने देखा कि लॉन्ग हिस्ट्री है, और यहाँ पे हमने देखा 11th सेंचुरी BCE से ही, मतलब 11th सेंचुरी CE से ही हमारे मुलसर लेक जो विरमगम गुजरात में है, इसको बनाया गया था मीनल देवी जी ने, और अगल बगल मंदिर बनवा दिए थे ताकि उसको हम सेक्रेड माने, प्योर तरीके से इस्तेमाल करें, पोल्यूशन ना करें। और कुछ ऐसे वाटर स्ट्रक्चर जो डेवलप हुए जैसे कल, कुंड, अहर, पोखर, खदीन, अराकेरी, कोलम और सुरंगम, तडागम एंड इरी, टू नेम अ फ्यू। तो आप चाहो तो इसको एक बार 4 से 5 बार रीड करोगे तो ये नाम आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, डिफिकल्टी होगी, आई नो दैट, बट पढ़ना तो पड़ेगा, लिखा है तो ये जो ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम्स हैं, इनमें फ्लड सिस्टम भी है। बैम्बू इरिगेशन सिस्टम यूज नॉर्थ ईस्ट, बैम्बू इरिगेशन सिस्टम नॉर्थ ईस्ट में इस्तेमाल होता है। तो ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम में फ्लड सिस्टम है, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन है, और फार्मर्स ऑल्सो क्रिएटेड स्मॉल पॉन्ड्स, छोटे छोटे पॉन्ड बना रखे हैं जो रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं, और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जो सॉइल को मिलना चाहिए वो मिल जाता है टू लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो फ्लड सिस्टम जो होता है आर कम्युनिटी बेस्ड इरिगेशन सिस्टम, पर्टिकुलरली फाउंड इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र में जनरली देखने को मिलता है। एंड ये सिस्टम में क्या होता है, ये स्मॉल कैनाल्स को यूज करते हैं टू डाइवर्ट रिवर वाटर टू द फील्ड्स। सिस्टम्स इस्तेमाल करते हैं स्मॉल कैनाल्स, जिससे रिवर वाटर जो है फील्ड्स में आता है। ओके। दूसरा हमने ये देखा बैम्बू इरिगेशन सिस्टम, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन। ये प्रैक्टिस होता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में होता है, और यहाँ पे फार्मर ट्रेडिशनली यूज करते हैं बैम्बू के पाइप्स को, जिससे वाटर जो है चैनलाइज होता है, जैसे यहाँ पे चैनलाइज हो रहा है, देखो यहां तक आया, फिर यहां से इस वाले में चला गया, फिर यहां से आगे जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम स्प्रिंग्स टू द फील्ड्स, तो कहीं नदी बह रही होगी, ऐसे नदी बह रही होगी, वहां से बैम्बू कनेक्ट करा, और फिर उसको ऐसे कनेक्ट करा, ऐसे कनेक्ट करा, ऐसे कनेक्ट करा, ऐसे कनेक्ट करा, जैसे कनेक्ट करके उसको फील्ड तक लाना है हमें। ठीक है, ये फार्म है हमारा, यहां तक लाना है, तो इसको हम कहते हैं बैम्बू ड्रिप इरिगेशन। और फ्लड सिस्टम में मैंने बताया कि कैनाल इरिगेशन होता है, तो नदी बह रही है, ऐसे नदी बह रही है, तो यहाँ से ऐसे निकाल देंगे, मिट्टी हटाएंगे वहां से, ताकि पानी जो है फ्लो करने लगे और फार्म तक आ जाए। इसको कहते हैं फ्लड सिस्टम। ठीक है, तो ये दोनों ही मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ओवर द टाइम के साथ जो इरिगेशन है वो इवॉल्व हुआ है सिंपल सिस्टम से ज्यादा एडवांस वन में। ठीक है, मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स में ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, इन टाइप ऑफ इरिगेशन मेथड्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, ऑल्सो नोन एज ट्रिकल इरिगेशन, मतलब ये फार्म है बड़ा सा, और यहाँ पे हमने पाइपें बिछा दी। ठीक है, पाइपें बिछा दी ऐसे अलग अलग जगह पे। ठीक है, और यहाँ पे एक छोटा सा ना होल कर दिया, छोटा सा होल कर दिया, जहां पे क्रॉप है, ये क्रॉप है। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉप होल कर दिया ये। ठीक है, और इसमें से पानी एकदम से तेजी से नहीं आएगा इस हाउस में, ड्रिप बाय ड्रिप, ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी गिरेगा। और यहाँ नलका है, ठीक है, और यहाँ से पानी ऑन कर दिया, पानी ऑन कर दिया, पानी इनको ड्रिप बाय ड्रिप मिलता रहेगा, एक एक बूंद करके, एक एक बूंद करके पानी मिलता रहेगा। इससे क्या होगा, वाटर कंजर्वेशन बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, वाटर कंजर्वेशन मेथड है ये, वाटर को कंजर्व करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, और इससे पानी की मतलब सेफ्टी तो बचत तो हो ही रही है, जो ग्रोथ हो रही है प्लांट की वो भी बहुत अच्छे से हो रही है। ठीक है, तो डिलीवर करता है वाटर स्लोली एंड डायरेक्टली टू द प्लांट्स की रूट्स थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड एमिटर्स। ठीक है, जैसे मैंने बताया, देखो यहाँ पे मैंने बता रखा है ना, मतलब अभी हमने डिस्कस किया इस तरीके से पाइप्स बिछाए। इमेजिन नेटवर्क ऑफ स्मॉल पाइप्स विद टाइनी होल्स प्लेस्ड नियर द base of your plants. These pipes are connected to a water source, and when the water is turned on, ये drip by slowly one by one, drop by drop पानी देता रहेगा होल्स के थ्रू, जिससे वाटर मिलता रहेगा रूट्स को। और दिस टारगेटेड एंश्योर वाटर इज यूज एफिशिएंटली एंड मिनिमाइज वेस्टेज। तो इससे क्या होगा, पानी जो है बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल होगा, वेस्ट नहीं होगा। फिर हमारा है थर्ड जो है स्प्रिंकलर इरिगेशन। ये देखो यहाँ पे पानी किस तरीके से फील्ड्स में स्प्रिंकलर के थ्रू जा रहा है। ठीक है, मतलब ये पाइप बिछा रखी है यहाँ पे, ये देखो ये पाइप है, पाइप में से पानी इस पाइप में जा रहा है, इस पाइप में जा रहा है, और यहाँ से पानी पूरे फील्ड में आ रहा है। स्प्रे वाटर इनटू द एयर विच फॉल्स ओवर द क्रॉप लाइक आर्टिफिशियल रेन, आर्टिफिशियल रेन की तरह पानी गिरता है।
ये मॉडर्न मेथड्स हेल्प करते हैं वाटर को ज्यादा एफिशिएंटली यूज करने में। दिस इज वेरी नेसेसरी एज इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, काफी सारे पार्ट्स ऑफ इंडिया में ग्राउंड वाटर के रिजर्व जो हैं आर फास्ट डिक्रीजिंग। ग्राउंड वाटर अपना इतना रह नहीं गया है, पानी जमीन का खत्म होता रह रहा है। तो इवोल्यूशन ऑफ इरिगेशन हैज हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इंडियाज एग्रीकल्चरल लैंडस्केप। इसी वजह से जो इरिगेशन सिस्टम है उस पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि ज्यादातर पानी तो जमीन का ही होता है, रिवर्स का होता है, बट जहां रिवर्स नहीं है वहां जमीन का पानी इस्तेमाल होता है। तो इससे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग ग्राउंड वाटर टेबल। तो इन मेथड से अनेबल होता है फार्मिंग इवन इन एरियाज जहां पे पानी कम है। इट हैज हेल्प टू इंक्रीज क्रॉप ईल्ड्स। ठीक है, जो क्रॉप की ईल्ड है वो बढ़ती हुई दिखी है हमें, और ज्यादा सूटेबल स्टेबल फूड सप्लाई कंट्री को मिल रही है। ठीक है, हमने वाटर वाटर की बात कर ली, अब हम बात करते हैं सीड्स की, बीजों की। तो वाटर के साथ साथ जो बीज हैं, सीड हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वन की कंपोनेंट ऑफ फार्मिंग इज सीड्स। सीड हैव अ सीड हैव बीन पास्ड डाउन इन फैमिलीज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मतलब पहले के टाइम से अभी तक सीड वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास ऑन होते रहे हैं। ठीक है, इन फैमिलीज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जिसको इसको ये मेथड हो गया प्रिजर्वेशन का, सीड को प्रिजर्व करके रखा है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, एट द कम्युनिटी लेवल एंड शेयर्ड। कुछ एरियाज में वुमेन्स आल्सो कैरी देम एज अ पार्ट ऑफ गिफ्ट बाय ब्रिंगिंग देयर टू देयर मैरिटल होम। और काफी जगहों पे जब शादी होती है लड़की की, तो लड़की अपने ससुराल में वो सीड्स को लेके जाती है एज अ पार्ट ऑफ गिफ्ट। तो ये भी एक प्रिजर्वेशन का टेक्निक है, यानी उसको बचा के रखने का टेक्निक। तो हाई यील्डिंग सीड्स आर केयरफुली सिलेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड फॉर यूज ड्यूरिंग द नेक्स्ट प्लांटिंग सीजन। ऐसे सीड्स जो ज्यादा अच्छी क्रॉप उगा के देते हैं, ज्यादा क्रॉप उगती है उससे, उन सीड्स को केयरफुली सेलेक्ट किया जाता है, उठाया जाता है और इनको रखा जाता है प्रिजर्व करके। जब नेक्स्ट सीजन आएगा और जब क्रॉप उगानी होगी तब हम वो सीड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ये प्रिजर्वेशन टेक्निक्स हैं। ठीक है, जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य की, वो प्रोवाइड करती है इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रिपेयरिंग सीड्स ऑफ वेरियस वेराइटीज फॉर प्लांटिंग। फॉर एग्जांपल, जो कॉटन का सीड होता है, ठीक है, मतलब इसमें मेथड बताए गए हैं अर्थशास्त्र में कि किस तरीके से जो सीड्स हैं उनको प्रिपेयर किया जाता है फॉर वैरायटी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, जैसे कि कॉटन सीड्स को स्मीयर किया जाता है काउडंग के साथ, उसको गाय के गोबर के साथ मिलाते हैं। ठीक है, फिर उसको प्लांट करते हैं। सीरियल्स, बीन्स, पल्सेस आर टू बी सोक्ड इन ड्यू फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज एंड देन सन ड्राइड बिफोर बीइंग प्लांटेड। तो अगर दालें हैं, सीरियल्स हैं, तो उनको आप क्या करो, ड्यू के नीचे रख दो। ड्यू मतलब जैसे ठंड का टाइम है तो वहां रख दो आप बाहर की तरफ, तो वो पानी को होल्ड करेंगे, उसके बाद उसको सुखा दो। ठीक है, उसको धूप में रख दो, फिर प्लांट करो। Sugar cane was to be smeared at the cut with mixture of honey, घी, lard and covered with cowding। तो ये सभी मेथड जो है अर्थशास्त्र में मेंशन्ड है। जो हमारा आईसीएमआर है, आईसीएआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है, ये एक रिसर्च बॉडी है जो एग्रीकल्चर रिलेटेड टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज को डेवलप करती है। तो उन्होंने काफी सारे मेथड्स डेवलप करे हैं, जिसमें हम पेस्ट कॉल्ड बीजामृत बीजामृत मेड ऑफ काउडंग, यूरिन combined with other materials to coat seeds before planting। तो अगर हम ये ट्रेडिशनल मेथड इस्तेमाल करेंगे जो आईसीएआर ने बताया है, बीजामृत कहते हैं इसको, इस मेथड को। ये पेस्ट होता है जो काउडंग, उसके गाय के यूरिन से और काफी सारे मटेरियल्स को मिला के सीड्स को उसको कोट किया जाता है, फिर प्लांट किया जाता है। तो दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड एंड ऑल्सो रिड्यूस जर्मिनेशन टाइम। तो क्रॉप्स जो जल्दी स्प्राउट निकलता है और खराब नहीं होते जल्दी, मतलब सीड्स। ठीक है, तो इंडियन सीड ड्रिल इज एन इंजीनियस इन्वेंशन ऑफ एंशिएंट इंडियन फार्मर्स। इंडियन सीड ड्रिल, ठीक है, ये इंडियन फार्मर्स का एंशिएंट टाइम से कह सकते हो चला आ रहा है, और एक इंजीनियस इन्वेंशन है। ठीक है, अपने खुद के अंदर, मतलब इंडिया के अंदर ही निकाला है इस इन्वेंशन को। और ये सीड ड्रिल्स कंबाइंड विद सॉइल प्रिपरेशन, इनको इस्तेमाल किया जाता है विद सॉइल प्रिपरेशन, सीड प्लांटिंग एंड क्लोजिंग द फरो इन वन ऑपरेशन। ठीक है, दिस रिड्यूस द लेबर इन्वॉल्व इन व्हाट वुड हैव बीन अ 3 स्टेप ओरिएंटेशन। ठीक है, सो टुडे, आज के टाइम पे एक एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फार्मर जो है सीड्स को परचेज करते हैं काफी सारे कंपनीज से। ठीक है, काफी सारी कंपनीज जो है सीड मैन्युफैक्चर करती हैं और बेचती हैं। और ये जो सीड्स हैं डेवलप होते हैं यूजिंग साइंटिफिक प्रोसेसेस जो प्रोवाइड करते हैं हाई ईल्ड, ज्यादा अच्छी ईल्ड मिलती है, जो पेस्ट रेजिस्टेंट होती है, यानी इनको कीड़े जल्दी नहीं लगते, जो कंपनी बना रही है। हाउएवर ऑफन जो सीड्स होते हैं दैट द प्लांट लेटर प्रोड्यूसेस आर नॉट सुटेबल फॉर प्लांटिंग द नेक्स्ट सीजन। बट जो प्लांट ग्रो होते हैं और प्लांट जो सीड बनाते हैं, जैसे हमने इनको लगाया, प्लांट करा और इनकी क्रॉप उग गई, अब क्रॉप से हम जो सीड निकलने उसको वापस से अगले साल इस्तेमाल करेंगे तो क्रॉप अच्छी नहीं होगी, हमें वापस से नए सीड्स लाने पड़ेंगे। ठीक है, दिस इज डॉन्ट क्रिटिसिज्म। तो इसका
बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ है बिकॉज इट क्रिएट्स डिपेंडेंसी ऑफ फार्मर्स ऑन दी सीड कंपनीज। क्योंकि अभी अगर फार्मर्स के पास अपने पास सीड अपने प्लांट से ही निकाल के उगाएगा तो उसको खरीदना नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि प्लांट के थ्रू जो सीड आ रहे हैं उसको हम नहीं ग्रो कर सकते, अगले सीजन में हमें नए सीड लेने पड़ेंगे। तो ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं बाकी लोग कंपनीज को कि कंपनीज ऐसे सीड क्यों बना रही है जिसमें फार्मर्स की डिपेंडेंस जो है बढ़ रही है कंपनीज पे, ठीक है। तो ये चीज हमें स्टॉप करनी है, ओके। तो नाउ वी विल डिस्कस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशनल विजडम एंड मॉडर्न इनोवेशन। काफी सारी चीजें हैं इसमें, देखते हैं। ओवर द सेंचुरीज, पिछले 100 सालों से इंडियन फार्मर्स हैव डेवलप्ड न्यूमरस फार्मिंग मेथड्स। इंडियन फार्मर्स ने डिफरेंट डिफरेंट फार्मिंग मेथड्स को डेवलप किया है। सम ऑफ दीज आर बेस्ड ऑन एंशिएंट नॉलेज, और काफी सारे ऐसे हैं जो एंशिएंट नॉलेज पे बेस्ड हैं एंड ट्रेडिशंस पे बेस्ड हैं। while some are on the basis of modern techniques that use contemporary technique, जो अभी हमने टेक्निक्स काफी सारी पढ़ी, ठीक है। टेरेस फार्मिंग और कह सकते हो स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, ये सब मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स हैं। तो मैनी फार्मर्स यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स। तो काफी फार्मर्स जो है इनको मिक्स करके कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स यूज करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जो है वो प्लांट और सॉइल इंक्लूडिंग द होल सॉइल इकोसिस्टम एज अ कंप्लीट सिस्टम समझता है, ठीक है। यानी प्लांट और सॉइल दोनों को जो कंसिडर करके चलता है वो है हमारा ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, ठीक है। द सॉइल इज कंसिडर्ड टू बी द प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट। सॉइल को हम प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट कंसिडर करते हैं अलॉन्ग विद अदर सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ फार्म यार्ड मैन्योर, जैसे कि काउ डंग और काफी सारी चीजें जो इस्तेमाल करते हैं एज अ फर्टिलाइजर। फिर जो बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, वो हेल्प करते हैं सॉइल को टू कन्वर्ट द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल इनटू फॉर्म्स दैट इजीली टेकन बाय द प्लांट्स। यानी जो ये सब बैक्टीरिया, प्लांट्स जो हैं, इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब चीजें क्या करती हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल में उसको प्लांट्स तक, मतलब सॉइल को ऐसा बना देती है कि प्लांट्स इजीली उनको कंज्यूम कर ले, ठीक है, ऐसा बना देती हैं। द प्लांट्स इन टर्न सपोर्ट ग्रोथ ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स, और इसके बदले में प्लांट जो है इन ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को सपोर्ट करती हैं बाय सप्लाइंग एनर्जी टू देम थ्रू देयर रूट्स, ठीक है। तो ट्रेडिशनल फार्मिंग टिपिकली इन्वॉल्व करती है स्मॉल स्केल रिसोर्स रिलायंट मेथड जो क्लोजली टाइड है एनवायरनमेंट के साथ। यहाँ पे जो भी चीजें हमने देखी सारी ऑर्गेनिक है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, कोई ऐसा नहीं कि कोई मशीन मतलब कोई फैक्ट्री में बन के आई ये चीज, सब ऑलरेडी प्रेजेंट है नेचर में। टेरिस फार्मिंग एक एग्जांपल, जैसे टेरिस फार्मिंग देख रहे हो, ये टेरिस फार्मिंग है, ये उत्तराखंड में हो रखा है बिकॉज वहां पे पहाड़ है तो इस तरीके से होती है वहां पे फार्मिंग। जैसे मैंने बताया था ना, पहाड़ को ऐसे कट करके ऐसे ऐसे बनाई जाती है, ठीक है। दिस इज अ मेथड यूज्ड ऑन हिली स्लोप्स, ताकि अगर बारिश या हवा चले तो सॉइल इरोजन ना हो, ठीक है। अगर हवा चलेगी तो सॉइल नीचे ना आ जाए और उसको सॉइल इरोजन ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए ऐसा किया जाता है। फार्मर क्या करते हैं, कट करते हैं स्टेप्स को और टेरेसेस बनाते हैं इनटू द हिलसाइड टू क्रिएट फ्लैट लैंड फॉर एग्रीकल्चर विच हेल्प्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड कंजर्व वाटर। पानी की भी बचत होती है और वाटर भी कंजर्व रहता है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने डॉक्यूमेंट किया ऑलमोस्ट 5000 ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, करीबन 5000 ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को लिखा है, टेस्ट किया है, ओवर हंड्रेड्स ऑफ देम, और पता चला है कि उसमें से 85% ऑफ दीज प्रैक्टिसेस वर वैलिडेटेड बाय मॉडर्न साइंस। मॉडर्न साइंस ने उसको वैलिडेट किया है कि हाँ वो ठीक है, और उनको अप्लाई किया जाता है ताकि यूज ऑफ केमिकल्स को कम कर सके और सॉइल की हेल्थ को इंक्रीज कर सके। ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम्स आर यूजुअली जो है अलाइन होते हैं नेचुरल साइकिल्स के साथ, जैसे कि ऋतु चक्र, साइकिल ऑफ सीजन्स, ठीक है, एंड ऑफन रिलाई ऑन फैमिली इन्वॉल्वमेंट। जो फार्म होता है उसमें जो फैमिली होती है, जिसका फार्म होता है, वो बेसिकली काम करते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि कुलागार और गो कृषि, ठीक है। कुलागार क्या होता है, ये टर्म कम आती है फ्रॉम द कोंकणी वर्ड कुला, यानी कि फैमिली। कुला जो होता है इसका मतलब होता है फैमिली, और अगर का मीनिंग होता है स्टोर हाउस, यानी फैमिली स्टोर हाउस। इज अ ट्रेडिशनल होमस्टेड फार्मिंग सिस्टम। यहाँ पे बेसिकली जो फार्मर्स होते हैं वो फैमिली वाले ही होते हैं, वेयर फैमिलीज कल्टिवेट अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स इंक्लूडिंग फ्रूट क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स और फ्रूट, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, मेडिकल प्लांट अराउंड देयर होम्स बाय डिजाइनिंग अ स्ट्रक्चर्ड इरिगेटेड सिस्टम। तो कुला कह सकते हो क्या था, हमारा कुलागर, ठीक है। बेसिकली फैमिली ही करती है वो सारा काम, ठीक है। और इसको प्रैक्टिस को बेसिकली कोंकण प्लेन्स यानी गोवा जैसा जो रीजन है वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। फिर सेकंड हमारा गो कृषि, ये होलिस्टिक मेथड है जहाँ पे काउस जो है प्रोवाइड करती है मैन्योर, जैसे काउ डंग, काउ का यूरिन, जो यूज होता है एज अ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। कोई केमिकल नहीं है, नेचुरल ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू है। और बुलक्स का इस्तेमाल किया जाता है जब हम प्लफ करते हैं, जब बीज को बोना होता है उसके पहले हम मिट्टी को प्लफ करते हैं ना, तो उस टाइम पे हम
क्या करते हैं, बुलक्स का इस्तेमाल करते हैं, बुलक कार्ट्स का। अब बात करेंगे कंटेम्प्रेरी एग्रीकल्चर की। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर पढ़ लिया। कंटेम्प्रेरी एग्रीकल्चर जो है आज के टाइम का मॉडर्न एग्रीकल्चर, कैरेक्टराइज बाय मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, मशीनरी का, न्यू फार्मिंग टेक्निक्स का। एक सिग्निफिकेंट रेवोल्यूशन कौन लाए थे, एम एस स्वामीनाथन जी, जो हमारे पीछे फोटो है एम एस स्वामीनाथन, ये आर्किटेक्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, उनको भारत रत्न भी मिला है। इन्होंने ऐसे बीज बनाए जो आप बोओगे तो मान लो पहले इस लैंड में 10 टन्स क्रॉप होती थी, 1 हेक्टेयर लैंड में 10 टन्स होती थी। लेकिन अब अगर आप ये बीज बोगे तो उसी 1 हेक्टेयर लैंड में 20 टन्स, 30 टन्स कह सकते हो क्रॉप उगेगी। यानी कि ईल्ड बढ़ाने वाले सीड्स को जब बनाया इन्होंने, ठीक है। और वो जो रेवोल्यूशन लाए थे वो था ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s 1970s में। ये हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स थे, इससे इंक्रीज इरिगेशन, पानी की भी इसमें जरूरत ज्यादा होती थी। इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की रिक्वायरमेंट भी होती थी, और इसमें मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट जैसे ट्रैक्टर और जो चीजें चाहिए होती, जो मैकेनाइज्ड हो, मशीनरी हो, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट होती थी, ठीक है। दिस रेवोल्यूशन लेड टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तो उस टाइम पे हमें फूड ग्रेन्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो हमने इतना ज्यादा और जो इसके डिमेरिट्स थे उसके बारे में नहीं सोचा। हमने सोचा कि पहले हमें फूड सिक्योर बनना है, यानी फूड इनसिक्योरिटी को उसको कम करना है और अपने को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है इन फूड प्रोडक्शन, ठीक है। तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन में हम काफी अच्छे हो गए थे ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद। पर्टिकुलरली व्हीट और राइस जैसी क्रॉप इंडिया में इतनी अच्छी होगी कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए फूड में। मॉडर्न फार्म्स फिर यूज करने लगे ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स और अदर मशीनरी, जिससे जो काम है जल्दी हो, इजियर हो। और उसके बाद से एग्रीकल्चर हैज एमर्ज एज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जैसे मैंने बताया 46% ऑफ द इंडियन वर्किंग पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर क्या करता है, 18% कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल जीडीपी में, ठीक है। ये जो एक स्टैम्प रिलीज की गई है, देखो ये व्हीट का क्रॉप है, लीड टू मार्क द रेवोल्यूशन ऑफ व्हीट प्रोडक्शन इन इंडिया। तो व्हीट प्रोडक्शन को दिखाने के लिए, गेहूं उत्पादन की क्रांति, ठीक है, उसके लिए एक स्टैम्प भी रिलीज किया गया था ताकि लोगों में अवेयरनेस आए। और पिछले कुछ दशकों से द लिमिट्स ऑफ द अप्रोच एंड लिमिट्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, लिमिट्स ऑफ द अप्रोच और मेथड्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्निक यूज करके, मतलब देखा जाता है कि बहुत ज्यादा विजिबल है, देखने को मिलती है। लॉन्ग टर्म impoverishment of the soil, depletion of groundwater, contamination of the soil and water by pesticides have fertilizer damage to human and animal health। तो ये सब मेथड्स को इस्तेमाल करके क्या हुआ है, ग्राउंड वाटर कम हुआ है, सॉइल की फर्टिलिटी खराब हुई है, सॉइल इम्पोवरिश हो गया है, कंटेमिनेशन हो गया सॉइल का, पेस्टिसाइड्स जो है पानी में मिलके वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करा है, जिससे एनिमल और ह्यूमन दोनों की हेल्थ को जो नुकसान पहुंचा है। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ कैंसर जैसी डिजीज बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड हुई है, ठीक है, रूरल एरियाज में। As many scientific studies have established, among others, more and more agricultural scientists the world over the question the sustainability of this type of agriculture। और इस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर को काफी लोगों ने क्वेश्चन भी किया है। अब तरीका क्या है आगे बढ़ने का, सस्टेनेबल पाथ फॉलो करना है हमें। कुछ रिसेंट सालों में देयर हैव बीन अ ग्रोइंग इंटरेस्ट इन कंबाइनिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ मॉडर्न मेथड्स एंड द विजडम ऑफ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। यानी मॉडर्न मेथड्स को इस्तेमाल करना है, ट्रेडिशनल मेथड्स को, दोनों को मिला के करोगे तो सस्टेनेबल पाथवे फॉलो होगा, एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होगा। दिस अप्रोच इज इंस्पायर्ड बाय इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS एंड फोकस करता है एनवायरमेंट फ्रेंडली लॉन्ग लास्टिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। वन एग्जाम्पल इज रिसर्जेंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी वापस से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हम नेचुरल फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल करेंगे। अलॉन्ग विद दैट हम मॉडर्न टेक्निक्स जैसे कि ट्रैक्टर्स का और ड्रोन का और मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स का इस्तेमाल करके कंबाइन करके चीजों को करेंगे, जिसमें हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इंस्टेड ऑफ दिस हम नेचुरल फर्टिलाइजर जैसे कंपोस्ट, सीड केक यानी रेसिड्यू ऑफ ऑयल हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड्स, फिर मैन्योर फ्रॉम एनिमल सोर्सेज, इन सब का इस्तेमाल करेंगे। Another example is the use of neem based pesticide। हम नीम बेस्ड पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे जो नेचुरल होंगे और कम हार्मफुल होंगे एनवायरनमेंट के लिए, और इसमें केमिकल भी कम होगा। कह सकते हो सिक्किम इज वर्ल्ड फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट। सिक्किम जो है स्टेट इंडिया की, वो 100% ऑर्गेनिक हो गई है, वहां पे बिल्कुल भी केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं होता। It adopted an organic farming model of sustainable agriculture by banning in 2014 the chemical fertilizers। इन्होंने 2014 में केमिकल फर्टिलाइजर्स को बैन कर दिया, पेस्टिसाइड्स को बैन कर दिया और फोकस करा नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस पे, ठीक है। सो व्हेन वी कंपेयर ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड्स अ ट्रेड ऑफ इज एविडेंट। ट्रेड ऑफ होता ही होता है, मतलब मॉडर्न टेक्निक्स जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन हाईली प्रोडक्टिव है, मतलब ज्यादा ईल्ड होती है और सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ फूड बन जाता है उससे। लेकिन अगर हम
ग्रीन रेवोल्यूशन को हटा के देखेंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन हैज नॉट बीन विदाउट लॉन्ग टर्म हार्मफुल इफेक्ट्स। द यूज ऑफ केमिकल पोल्यूट्स वाटर सोर्सेज। बट ग्रीन रेवोल्यूशन से हुआ क्या है कि इसने वाटर सोर्सेज को पोल्यूट करा है। जैसे मैंने बताया, वो डिजोल्व हो जाते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स पानी में, पेस्टिसाइड्स पानी में, और फिर वाटर के अंदर घुस जाते हैं और इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं बाय हार्मिंग इंपॉर्टेंट क्रिएचर्स, जैसे कि बीज हैं जो नेसेसरी है पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, तो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑन द अदर हैंड आर मोर ऑफन मोर रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल बिकॉज द वर्क इन हार्मनी विद नेचर। वो नेचर के साथ वर्क करते हैं हार्मनी में। ठीक है, हाउएवर जिनकी बट उनकी ईल्ड जो है वो कम होती है। जैसे मैंने बताया था 1 हेक्टेयर पे 10 टन ऑफ क्रॉप ही उगेगी। ठीक है, तो ईल्ड कम होती है। तो चैलेंज आज ये है कि हमें बैलेंस फाइंड आउट करना है इन बिटवीन द टू, यूजिंग मॉडर्न इनोवेशन टू मीट अवर फूड नीड्स व्हाइल आल्सो अडैप्टिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस ऑफ अवर एंसेस्टर्स। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। उसने रिकॉग्नाइज किया है 3 ग्लोबली सिग्निफिकेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम्स इन इंडिया। पहला है फार्मिंग ऑफ सैफरन कश्मीर, फिर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ ओडिशा जो इंटीग्रेट करता है फॉरेस्ट मैनेजमेंट को, और थर्ड है बिलो सी लेवल एग्रीकल्चरल मेथड जो केरला में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जिसमें क्रॉप प्लांटेशन और फार्मिंग दोनों होती है साथ साथ। तो पहला ये है सैफरन कल्टीवेशन, फिर सेकंड ये है उड़ीसा के अंदर फार्मिंग, और ये हमारा बिलो ग्राउंड, जैसे ग्राउंड ऊपर है, ये देखो ग्राउंड ऊपर है, उसके नीचे हमने गड्ढा किया और यहाँ पे फार्मिंग कर रहे हैं, और उसके साथ कह सकते हो पेडी फार्मिंग इन सलाइन वाटर, फिशिंग भी साथ साथ हो रही है, मछलियां भी बीच बीच में है, तैर रही है। तो दोनों चीजें साथ में हो रही हैं। इफ यू थॉट दैट सॉइल इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर ग्रोइंग प्लांट, थिंक अगेन। ऐसा नहीं है कि सॉइल ही जरूरी है प्लांट को उगाने के लिए। काफी मॉडर्न टेक्निक्स है जैसे हाइड्रोफोनिक्स, जिसमें हम पानी के अंदर क्रॉप उगाते हैं, जिसमें प्लांट्स आर ग्रोन इन न्यूट्रिएंट रिच वाटर सॉल्यूशंस, एसेंशियल मिनरल्स आर गिवन डायरेक्टली टू द रूट्स, जिसमें हम डायरेक्टली एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पानी में मिला देते हैं और फिर क्रॉप उसमें उगती है। इट इज यूज इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट मतलब जैसे कि जैसे मैंने बताया था कि ऊपर से ट्रांसपेरेंट पर वो बना दिया जिसमें सिर्फ हवा मतलब धूप आए, हवा और पानी ना आए, जिससे डैमेज नहीं होगी क्रॉप। तो ये एक ऑप्शन बन गया फॉर अर्बन फार्मिंग एरियाज विद पुअर सॉइल क्वालिटी, जहां पे सॉइल क्वालिटी अच्छी नहीं है वहां पे ये बेटर है। ठीक है, अब बात करते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, काफी स्टेट्स में गवर्नमेंट ने सपोर्ट करा है, हेल्प करा है फार्मर्स को कि वो सीड्स उनको अच्छे से मिले, कम दामों में मिले, फर्टिलाइजर्स कम दामों में मिले, पेस्टिसाइड्स कम दामों में मिले, और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया अबाउट द वेदर, कैसा वेदर रहेगा उसके हिसाब से करो, रिसर्च करी है और ट्रेन करा है न्यू फार्मिंग प्रैक्टिस को। तो गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी, फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी और सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी देती है फॉर इरिगेशन एट लोअर प्राइसेस, जिससे इनपुट कॉस्ट कम हो जाती है और फार्मर्स को काफी बचत होती है। फार्मर कैन एक्सेस फाइनेंशियल असिस्टेंस थ्रू स्कीम्स लाइक क्रॉप इंश्योरेंस, लाइक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अगर क्रॉप को इंश्योर करना है, अगर क्रॉप डैमेज ना हो, उससे बचना है, नुकसान ना हो, तो उसका इंश्योरेंस भी करवा सकते हो आप बाय यूजिंग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना टेक्निक। ठीक है, और इससे जो है क्रॉप्स का इंश्योरेंस हो जाता है। फाइनली जो गवर्नमेंट है वो परचेज करती है इंपॉर्टेंट क्रॉप फार्मर्स पे एट MSP। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिससे एंश्योर होता है दैट दे हैव नो डिफिकल्टी इन मार्केटिंग। अगर फार्मर्स को फिर ढूंढना नहीं पड़ता कि कहां बेचे, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को बेचते हैं एट MSP। ठीक है, और फेयर प्राइस उनको मिल जाता है। ठीक है, फिर जो प्रमोशन होता है कोल्ड स्टोरेज का, जहां पे क्रॉप को रखा जाता है स्टोर करके, बेटर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड मार्केट्स थ्रू यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, जैसे नाम एक नया पोर्टल आया था गवर्नमेंट का, जिसमें आप डायरेक्टली सेल कर सकते हो ऑनलाइन अपने क्रॉप्स को। ठीक है, तो ये आपको फिर मार्केट खोजने की जरूरत नहीं है, तो अनेबल करता है फार्मर्स को कि वो बेटर प्राइस मिले उनको अपने प्रोड्यूस का। ठीक है, बट कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि इंडियन फार्मर्स काफी सारे चैलेंजेस फेस करते हैं, जैसे कि वन ऑफ देम इज लैंड होल्डिंग। कि जो लैंड होल्डिंग है वो काफी ज्यादा कह सकते हो बाइफरकेटेड है, बस छोटे छोटे साइज हैं लैंड के, जिसमें मैकेनाइजेशन पॉसिबल नहीं है। लैंड्स के डिवाइडेड अमंग फैमिली मेंबर, जैसे कि पहले एक फैमिली मेंबर है, फिर उसके बच्चे हुए, फिर वो फार्म डिवाइड हो गया 3 हिस्सों में, फिर इनके बच्चे हुए, फिर वो फार्म और छोटे छोटे हिस्सों में। तो लैंड होल्डिंग जो है बहुत छोटी छोटी हो जाती है, डिवाइडेड हो जाती है। ठीक है, तो जनरेशन के बाद तो द एवरेज लैंड होल्डिंग अप्रोक्सीमेटली 3/4 ऑफ अ हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर का 3/4 ही रह गया है साइज। एवरेज इज अबाउट एन एवरेज ऑफ फुटबॉल फील्ड। ठीक है, तो फार्मर्स की जो छोटी लैंड होल्डिंग्स होती है ना, वो ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते, बिकॉज वहां पे मैकेनाइजेशन पॉसिबल नहीं, ट्रैक्टर नहीं चला सकते। ठीक है, मैकेनाइज नहीं कर सकते एग्रीकल्चर को, कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाती है, प्रोड्यूस इतना होता नहीं है। ठीक है, तो इट इज डिफिकल्ट फॉर फार्मर्स टू ट्रैक्टर्स एंड अदर मशीन्स ऑन देयर फार्म्स। तो मशीन जो है डिजाइन की जाती हैं फॉर लार्जर फार्म्स, बड़े फार्म्स के लिए मशीनें बनाई जाती हैं, ना कि छोटे छोटे के लिए। और अगर छोटे छोटे हर कोई इंसान बार बार मतलब हर कोई फार्मर छोटी छोटी मशीन्स ला के इस्तेमाल करेगा, तो कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी, रेंट बहुत ज्यादा आएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा। ठीक है, और
ऑफ द लेट मशीन्स हैव बीन डिजाइन्ड एंड इन्वेस्टेड फॉर स्मॉल फार्म्स टू। बट अब धीरे धीरे क्या टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, तो छोटे छोटे फार्म्स के लिए भी जो मशीन्स है वो बनाई जा रही है। ठीक है, ट्रेडिशनली देखा जाए तो फैमिलीज जो फार्मिंग में है वो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम अर्न करती हैं बियॉन्ड द क्रॉप्स ऑल्सो, यानी क्रॉप्स के अलावा। जैसे कि वो क्या करती हैं, गाय पालती हैं, बकरी, पोल्ट्री, ठीक है, और जैसे मुर्गियां पालन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं एपीकल्चर और फिशिंग, ठीक है, एंड सो ऑन। जहां पे पॉसिबल है कि वो ज्यादा फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करते हैं और काफी सारे जो है ट्रीज को उगाते हैं और फिर उन मतलब उस पे फ्रूट उगाते हैं या टिम्बर के तौर पे बेचते हैं उसको। तो डाइवर्सिटी जो है रिजिलियंस लाती है कि एक ही चीज पे डिपेंडेंट मत रहो और चीजों को एक्सप्लोर करो। लेकिन आज के टाइम पे दिस इज प्रूविंग टू बी एन एडुकेट टू प्रोवाइड अ डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ टू फार्मर्स। बट आज के टाइम पे देखा जा रहा है कि ये इनफ नहीं है, अभी भी लोग काफी फार्मर्स हैं जो इनएडुकेट कंडीशंस में जी रहे हैं। तो फार्मर्स ऑल्सो फेस वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस ऑफ अवर टाइम, जो है क्लाइमेट चेंज। तो जैसे जैसे अनप्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ रही है वेदर की पैटर्न्स की, फॉर इंस्टेंस अनटाइमली रेन्स, टाइम जो रेन का टाइम होता है वो अनटाइमली हो गया है, कभी हो रही है कभी नहीं हो रही, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर एक्सट्रीम इवेंट जैसे कि ड्रॉट आ गया, सूखा पड़ गया या बहुत ज्यादा बारिश हो गई, तो उससे जो फार्मर्स है उनको हाई रिस्क होता है क्रॉप डिस्ट्रक्शन का, ठीक है, लीडिंग एट टाइम्स टू हैवी लॉसेस। दिस ट्रेंड इज लाइकली टू गेट वर्स एज अवर प्लेनेट गेट्स रैपिडली वार्मर। और जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, हमारे जो अर्थ है उसको ये सब चीजें दिक्कतें और झेलने को मिलेंगी फ्यूचर में, ठीक है। ये आप एक बार पढ़ सकते हो, बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है बट आप एक बार पढ़ लेना, गंगा रिवर के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये जो चैलेंजेस हैं और फ्यू मोर हैव ऑफन लेट फार्मर्स टू टेक लोन्स इन टाइम ऑफ हार्डशिप। इन चैलेंजेस से बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा है, लोन की फैसिलिटी दी है फार्मर्स को कि वो लोन ले सकते हैं, ठीक है, ओनली टू फाइंड दैट पेइंग दीज लोन्स बैक वाज डिफिकल्ट एंड कैचिंग देम इन डेब्ट ट्रैप। बट होता क्या है कि जब फार्मर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर से लोन लेते हैं, मनी लेंडर से लोन लेते हैं, तो वहां पे होता क्या है कि वो लोग ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं और इससे फार्मर्स को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट काफी सारे फार्मर्स देखा जाए तो 2300 एवरी डे अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट हैव बीन कंपेल्ड टू अबैंडन एग्रीकल्चर। लगभग 2300 फार्मर्स को एवरी डे देखा गया था कि वो फार्मिंग छोड़ रहे हैं बिकॉज of these kind of issues. With new approaches such as those described in this chapter, there is hope that agriculture will eventually flourish in every part of India. But hope के साथ देखा जाए और जो हम methods पढ़े हैं वो अगर properly implement किए जाए तो hope है कि हमारा जो फार्मिंग है वो ग्रो करेगी एवरी पार्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो इसके साथ ये हमारे आप इसको एक बार देख लेना क्योंकि हम ऑलरेडी चैप्टर पढ़ चुके हैं। मैं इसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाइए उसको ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही मैं नोट्स प्रिपेयर कर लूंगा और हमारे क्वेश्चन और आंसर प्रिपेयर कर लूंगा इस चैप्टर के, मैं आपको वहां पे शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इस वीडियो को एक दो बार और देख लेना ताकि जो जो चीजें आपको कंफ्यूजन लगती है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कवरेंगे हमारा चैप्टर 2 ऑफ सोशल साइंस क्लास 7, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, बाय।